Yes, sir. Good evening, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, हमारा चारवाक जो फिलोसफी है, ठीक है, चारवाक जो थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। चारवाक को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, CHARVAK भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है ना। तो चारवाक स्कूल ऑफ थॉट हमारा खत्म हो गया। आप देखो, इसकी थीम जो है ना, दैट इज मटेरियलिज्म। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। तो वेन एवर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन ना, तो कहीं ना कहीं, चाहे एपिस्टेमोलॉजी का क्वेश्चन है चाहे मेटाफिजिक्स का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको बताना होगा कि चारवाक ऐसा कर क्यों रहा है, मटेरियलिज्म करने के कारण, ठीक है। और मटेरियलिज्म करने के कारण कर रहा है, तो ये थीम कहीं ना कहीं आपके आंसर के अंदर आनी चाहिए। इसके टॉपिक देखो, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसकेंडेंटल एंटिटी, यही इसके दो टॉपिक है, राइट, जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चारवाक जो है दैट हैज बीन कंप्लीटेड, पर मैं अभी भी ऐसे बोलूंगा आपको कि 70% ही कंप्लीट हुआ है, बिकॉज रिमेनिंग 30% आई विल टीच यू इन अदर स्कूल ऑफ थॉट्स। जैसे जैनिज्म पढ़ेंगे तो चारवाक का एक थॉट और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, राइट। बट हमें तो इसके ऊपर जितना भी हमारे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे अभी हम एक वीकली टेस्ट के ऊपर सॉल्व कर देंगे बच्चों। मैं आपको बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट लूंगा, राइट। तो आपको टेस्ट से तो घबरा मतलब टेस्ट से तो आपका बिल्कुल हेजिटेशन खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, वो चीज तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉपीज आप सबकी चेक कर दूंगा, ठीक है। अब आप पूरी की पूरी जो है बुकलेट आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये पहली बुकलेट है ना, तो मैं हर चीज बताऊंगा कि इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना था, बॉडी पार्ट कैसे लिखना था, कंक्लूजन कैसे लिखना था, आंसर राइटिंग क्लास के अंदर, ठीक है। कल आपकी आंसर राइटिंग क्लास होगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना था, ठीक है, एक्चुअल में बॉडी पार्ट कैसे लिखना था, और एक्चुअल में इसमें कंक्लूजन कैसे अपन को डालना था। हर क्वेश्चन का मैं ये आपको इसके अंदर बताऊंगा, राइट। प्लस आप लोगों ने, क्योंकि मैं चाहता था पहली बार आपसे गलती करवाना, कि आप लोग गलती करो, एक बार गलती कर दोगे उसके बाद सुधारना, उससे दिमाग के अंदर वो ज्यादा जल्दी से बैठ जाती है चीज, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जितने भी है चारवाक के अंदर, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि किस तरह से बेस्ट इंट्रोडक्शन आपको लिखना चाहिए, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, राइट। और जो गलतियां आपकी हैं, कॉपीज की इमेजेस बता बता करके, देखो इस बच्चे ने ये गलती करी, इससे भी आपको सिखा दूंगा कि भाई देखो ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि हम सब यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं। तो एक की गलती से हम सब सीख सकते हैं, एक की अच्छी चीज से हम सब सीख सकते हैं, राइट, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, राइट। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारी गलती दिखा दी सर ने, या हमारी कॉपी शेयर कर दी सर ने, ऐसे नहीं देखना है भाई। ये सब चीजें छोड़ना, ये सब बच्चों के खेल हैं, वो सब चीजें आपको छोड़नी होगी। तो मैं आपकी ही गलतियों से और स्टूडेंट्स को बता दूंगा क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, राइट। आपकी अच्छी कॉपी से, जैसे कल मैंने अंजलि की कॉपी शेयर करी, सब बच्चे उसको पढ़ो, ठीक है। क्यों सर ने कहा है कि उसके ऊपर कमेंट दिए हैं, एक दो कमेंट भी हैं, ठीक है, परफेक्ट तो नहीं, एक दो कमेंट भी हैं उसके ऊपर, पर रिलेटिवली सबसे अच्छी कॉपी मेरे को वही लगी। ऐसा लगा जैसे इसने पहले, अंजलि ने पहले से ही फिलोसफी के ऊपर आंसर राइटिंग कर रखी है, ऐसा उसकी कॉपी को देखकर मेरे को लगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना अच्छा आंसर लिखना, दैट इज ए वेरी गुड थिंग। तो उनकी कॉपी से आपको सीखना चाहिए, हम सब यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं, समझ में आ रहा है। कोई अच्छी कॉपी आप लिखोगे तो आपको भी हम क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी कॉपी से भी दूसरे लोग सीखेंगे। एक टीम वर्क हमको काम करना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों का टीम भी बनाऊंगा, ठीक है, मैं आप लोगों का टीम बनाऊंगा जिससे कि आप लोग क्या कर सको, डिस्कशन कर सको, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर करने वाले हैं, मल्टीपल 3 महीने, मतलब 3 महीने में हम आपको बहुत अच्छा इसके अंदर आपको एक तरह से प्रोवाइड करेंगे पूरी इन्फॉर्म, मतलब किस तरह से याद रखना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सब चीजें, ट्रिक्स यहाँ पर आपको बताई जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये थॉट अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन आ जाएगा, देखना बुकलेट में एक क्वेश्चन है देह आत्मावाद का, उसका इंट्रोडक्शन कैसे, अभी एपिस्टेमोलॉजी का तो आप सबको पता था, चारवाक claim that perception is only valid source of knowledge and he refuted other source of knowledge inference comparison testimony। ये तो आप सबको पता था, एपिस्टेमोलॉजी है तो ये लिख दो भाई। इन्फ्रेंस का रिफ्यूटेशन आएगा तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। पर देहात्मवाद पे कैसे लिखना है, संघातवाद पे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। आपको जब एथिक्स ऑफ चारवाक आ जाए, इस पे कैसे क्वेश्चन लिखना है, इंट्रोडक्शन, ये अभी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने अपने हिसाब से एक बार लिखो, फिर मैं आपको कल बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, फिर अपन अपना एक परफेक्ट आंसर हो जाएंगे कि हाँ भाई सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए, सब चीज हमने इसके अंदर लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर वीकली टेस्ट करेंगे, वीकली टेस्ट के अंदर भी कुछ रह जाएगा तो फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर उसको कर लेंगे, और एक ही टॉपिक के ऊपर कई, एक वीकली टेस्ट नहीं होगा,
2-3 वीकली टेस्ट हो जाएंगे आपके, डोंट वरी। जैसे चारवाक के ऊपर एक तो हो ही गया, ठीक है, एक तो मैं आपको गारंटी दे ही रहा हूँ, ठीक है, मैं करवा ही रहा हूँ उसके अंदर बुकलेट के बाद। उसके बाद और भी हम टेस्ट इसके अंदर करेंगे, ठीक है। यस केतन, वांट टू आस्क समथिंग प्लीज केतन। सर एक बार संघात बात थोड़ा सा समझा दोगे? हाँ बिल्कुल। क्या कोई पर्टिकुलर चीज समझानी है, पूरा समझाओ। ओवरव्यू दे दो सर एक बार। ओके, देखो, संघातवाद का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो। ठीक है, देखो, गॉड जो है उसने इस वर्ल्ड को बनाया, गॉड इज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये तो रिलीजियस बीइंग समझते हैं कि गॉड इज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, रिलीजियस बीइंग बिलीव इन दिस। पर चारवाक डू नॉट बिलीव इन दिस। तो चारवाक कहेगा दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय द गॉड, दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स के द्वारा ये वर्ल्ड बना है। दैट इज अर्थ फायर एयर वाटर। और ये 4 एलिमेंट जो है ना, दैट इज परसीटेबल, मतलब दैट वी कैन परसीव। तो व्हेन अर्थ फायर एयर वाटर, राइट, combines in a definite proportion, then the worldly things form। ये कौन कहता है, ये चारवाक कहता है। फिर चारवाक से पूछते हैं कि भाई देख, अर्थ फायर एयर वाटर जो है, इनको मिलाने के लिए कोई बंदा होता होगा, तो ये बोलता है नहीं, इनका तो खुद का ही नेचर होता है मिलने का। अर्थ फायर एयर वाटर खुद ही आपस के अंदर मिल जाते हैं, बिकॉज इनका नेचर ऐसा होता है। तो बाय इनहेरेंट नेचर दे कंबाइन टुगेदर। ठीक है, क्योंकि इनका नेचर क्या है, इनका नेचर यही है, एक तरह से आप देखेंगे इनका नेचर जो है कंबाइन करने का ही है, ऐसा चारवाक इसके अंदर बोलता है। तो देयर इज नो नीड ऑफ एफिशिएंट कॉज। एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ फायर एयर वाटर, ठीक है, इनका इनहेरेंट नेचर, इनहेरेंटली दे हैव द क्वालिटी टू कंबाइन टुगेदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके बाद चारवाक ने ना कोई एफिशिएंट कॉज माना इसके अंदर, ना चारवाक ने कोई इसके अंदर गॉड का रोल माना इसमें। ठीक है केतन, इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखो इसके आगे क्या होता है। तो मतलब हर कोई संसार के अंदर बना है अर्थ फायर एयर वाटर के कॉम्बिनेशन से, हर कोई चीज जो है, हर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट संसार के अंदर अर्थ फायर एयर वाटर के कॉम्बिनेशन से बना है। और क्योंकि इनका मिलने का ही एक तरह से क्या होता है, नेचर होता है, कंबाइन होने का ही नेचर होता है, राइट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरलिज्म और स्वभाववाद, इनका स्वभाव ही ऐसा है ना, नेचुरलिज्म और स्वभाववाद। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेचुरलिज्म और स्वभाववाद इनका क्या होता है, एक तरह से इसको संघातवाद को भी अपन इसके अंदर बोलते हैं। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, अब इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर आओ, संघातवाद के क्रिटिसिज्म पे। तो पहला क्रिटिसिज्म हमने लिखा था कि भाई देखो, कोई भी चीज मिलेगी, बनेगी या बिगड़ेगी, डिसोल्यूशन होगा किसी भी चीज का, या किसी भी चीज का क्या होगा, क्रिएशन होगा। तो क्या चीज लगेगी बच्चों अपन को, क्रिएशन होगा और डिसोल्यूशन होगा, तो स्पेस और टाइम इज रिक्वायर्ड। बट चारवाक डज नॉट कंसिडर स्पेस एंड टाइम, डिडंट कंसिडर स्पेस एंड टाइम। तो इनकी जो थ्योरी हो गई, दैट इज अनसाइंटिफिक थ्योरी हो गई, ऐसे अपन को बोलना होगा। केतन, इज दिस आर्गुमेंट क्लियर केतन? यस सर। ठीक है, दूसरा ये आर्गुमेंट देते हैं कि जब अर्थ फायर एयर वाटर जो है वो आपस के अंदर कंबाइन करते हैं, क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है। तो इस संसार के अंदर तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो अगर इनका नेचर कंबाइन करने का होता तो सब कुछ एक ही कंबाइन करके कुछ एक ही बन जाता, एक संघाती बन के रह जाता सब कुछ। पर यहाँ पर तो अलग अलग चीजें हैं, हम देख रहे हैं मार्कर भी है और ये एसी का रिमोट भी है, राइट। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर ये दोनों आपस में मिले हुए क्यों नहीं है फिर? अगर इनका नेचर मिलने का है, ये भी अर्थ फायर एयर वाटर से बना है, ये भी अर्थ फायर एयर वाटर से बना है, तो आपस के अंदर दोनों मिल क्यों नहीं जाते? ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट ऐसे दिया कि यहाँ पर चारवाक जो है वो नहीं मान रहा है कि कोई एफिशिएंट कॉज है, कि नहीं है एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कॉज को नहीं मान रहा है ना चारवाक। तो एफिशिएंट कॉज नहीं है तो कोई इंटेलिजेंट पर्सन यहाँ पर नहीं है बनाने के लिए। तो ये जो होल थ्योरी है, ठीक है, ये एक तरह से मैकेनिकल थ्योरी हो गई। होल वर्ल्ड जो है वो एक तरह से क्या हो गया, मैकेनिकल वर्ल्ड हो गया। और पूरा वर्ल्ड अगर मैकेनिकल हो जाएगा बच्चों, तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो इसके मतलब कोई इंटेलिजेंट पर्पस या इंटेलिजेंसी वर्ल्ड के अंदर है ही नहीं। तो इसने तो मैकेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कर दिया, ऐसा हम इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ऐसा हम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। केतन, इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, अब बताओ इसमें क्या डाउट है। कंफ्यूजन थी इसमें और देहात्मावाद में ना। अच्छा, आप सुनो, ये संघातवाद समझ में आ गया, है ना। अब अपन देहात्मवाद के बारे में सुनते हैं। देहात्मवाद क्या होता है बच्चों? देहात्मवाद का मतलब क्या होता है
कि हमारी जो देह है वही हमारी आत्मा है, क्योंकि चारवाक कैसे बोलते हैं आत्मा वात्मा अलग से कुछ नहीं है, देह है ना वही हमारी आत्मा है। ठीक है, देह इज इक्वल्स टू आत्मा, देह आत्मावाद। तो हम ऐसे अपनी देह कौन सी क्या है बताओ, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट ही है ना देह भी, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट ही। और वर्ल्डली ऑब्जेक्ट कैसे बनती है सर, हम बताते हैं कैसे बनती है। अर्थ प्लस फायर प्लस एयर और वाटर जब एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, देन अवर बॉडी इज फॉर्म। पर ये डेफिनेट प्रोपोर्शन ऐसा है कि बॉडी के साथ साथ हमको एक और चीज मिलती है, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस, बॉडी विद कॉन्शियसनेस हम कह देते हैं दिस इज नोन एज सोल। ठीक है, केतन अगेन दिस इज क्लियर। यस सर। तो इसके अंदर अपन को सोल मिल गई। तो जैसे ही बॉडी खत्म होगी तो ये कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाएगी, ऐसे ही बोलते हैं। तो सोल जो है दैट इज नथिंग बट द बॉडी विद कॉन्शियसनेस। देहात्मावाद का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देहात्मावाद थ्योरी सोल इज नथिंग बट बॉडी विद द कॉन्शियसनेस। ठीक बात है। अब भाई इसका जब क्रिटिसिज्म करना होगा, मान लीजिए ऐसा आ जाता है एक्सप्लेन, कुछ भी लिखा हुआ जाता है यहाँ पे, एक्सप्लेन आ जाता है, क्रिटिसाइज आ जाता है, क्रिटिकली इवेल्युएट आ जाता है, कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पर, देहात्मावाद लिखा आ जाता है, क्योंकि ये चार वाक का क्वेश्चन में वी हैव टू क्रिटिसाइज इट। हमें 2/3 कॉन्सेप्ट लिखना है और 1/3 क्रिटिसिज्म करना है हर वक्त चार वाक के क्वेश्चन में, बिकॉज मैंने आपको बताया था चार वाक का थॉट जो है मेटेरियलिज्म की तरफ जा रहा है। और अगर आप मेटेरियलिस्टिक थॉट को अगर सपोर्ट कर देंगे तो दैट इज नॉट गुड एथिकली। तो चाहे से वो देहात्मावाद पे क्वेश्चन आए, चाहे से वो इन्फरेंस के रिफ्यूटेशन पे क्वेश्चन आए, आप चारवाक के रिफ्यूटेशन के कमेंट्स लिखो कि चारवाक ने ये सब फैलेसी बताई है, और फैलेसी बताकर आप उसको चारवाक को रिफ्यूट करे बिना ना जाए। चाहे से उसमें क्रिटिकली लिखा हो, चाहे एक्सप्लेन लिखा हो, चाहे डिस्कस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको 2/3 कॉन्सेप्ट लिखना है चारवाक के क्वेश्चन में और 1/3 क्रिटिसिज्म लिखना है। ठीक है, बिना क्रिटिसिज्म लिखे नहीं जाना है। तो अब देखो इसका क्रिटिसिज्म, एक तो यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म था वो सारा क्रिटिसिज्म इस पे आ जाएगा। पहला क्रिटिसिज्म यहाँ क्या था, कि पहला क्रिटिसिज्म तो भाई देखो कि अनकॉन्शियस, पहला क्रिटिसिज्म तो ये था कि अर्थ फायर एयर वाटर जो है, ठीक है, इनसे मिलकर बन रहा है। तो पहला अपन ने देखा था कि भाई इसके अंदर स्पेस एंड टाइम नहीं लिया अपन ने। दूसरा क्रिटिसिज्म हमने देखा था डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी होती है। तीसरा क्रिटिसिज्म हमने इसके अंदर लिखा था कि भाई अर्थ फायर एयर वाटर जो है, इससे अगर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे देह बन रही है इससे, तो वर्ल्ड तो बड़ा मैकेनिकल हो जाएगा, कोई एफिशिएंट कॉज नहीं है। ठीक है, फिर फोर्थ आर्ग्यूमेंट इसका देहात्मवाद का अपन ने देखा था रिफ्यूटेशन ऑफ कर्मा थ्योरी। इसमें किसी को डाउट है, रिफ्यूटेशन ऑफ कर्मा थ्योरी, अगर सोल इटर्नल नहीं होगी तो कर्मा थ्योरी रिफ्यूट हो जाएगी, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट रिफ्यूट हो जाएगा और फिर कर्मा थ्योरी रिफ्यूट हो जाएगी। नो नीड टू एक्सप्लेन इट कि सोल इटर्नल, आपको लिखना है इफ सोल इज नॉट इटर्नल देन it will refute what rebirth concept of refute, or rebirth concept will get refuted, ठीक है, and hence the karma theory। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, नॉन इटर्नल सोल जो है वो रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट करती है और उसके कारण ही आप देखेंगे कर्मा थ्योरी रिफ्यूट हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आप लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, आप ये लिखेंगे कि भैया देखो देह आत्मावाद के अंदर आप कह रहे हैं कि जब भी बॉडी बनती है तो कॉन्शियसनेस होती है, तो हर बॉडी के साथ इक्वल कॉन्शियसनेस शुड बी देयर। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर देखेंगे तो कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है, एलिफेंट की बॉडी के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है, डॉग की बॉडी के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर तो बॉडी, इसकी भी बॉडी बन रही है, इसकी भी बॉडी बन रही है और इसकी भी बॉडी बन रही है। तो व्हाट इज डिफरेंस इन दिस थिंग, बॉडी ही तो बन रही है ना। आप देखो ए प्लस बी एलिमेंट है कोई, इससे सी मिल रहा है अपन को, प्लस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ये बाय प्रोडक्ट तो हर जगह सेम ही रहेगा ना, जब जब सी मिलेगा तब तक बाय प्रोडक्ट सेम मिलना चाहिए। एक में तो बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक में तो बाय प्रोडक्ट हायर कॉन्शियसनेस वाला मिल रहा है, एक में बाय प्रोडक्ट आपको लोअर कॉन्शियसनेस वाला मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, जब सी है यहाँ पे हर एक में बॉडी आपको मिल रही है तो बॉडी के साथ साथ कॉन्शियसनेस भी सेम होनी चाहिए।
ऐसे कमेंट इसके ऊपर आते, ठीक है, रिफ्यूटेशन ऑफ कर्मा थ्योरी। और फिर ऐसे एनिमल के अंदर इतनी रेशनल कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है जितने की ह्यूमन बीइंग के। एनिमल की भी बॉडी है भाई, ह्यूमन बीइंग की भी बॉडी है, प्रोडक्ट तो सेम ही मिला है पर बाय प्रोडक्ट अलग अलग मिल गया। सर बॉडी भी तो अलग अलग मिली है। बॉडी तो बॉडी हो गई ना। तो सेम वे कॉन्शियसनेस इज नहीं, आल्सो डिफरेंट। हाँ, पर ये बॉडी जैसे ये जो होगा ना, बॉडी जो है वो तो सेम। एक बॉडी जो बोल रहा है वो चार वाक, तो बॉडी के अंदर जैसी बॉडी है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल डिफरेंट है, एनिमल की बॉडी अलग है, हमारी अलग है, बट फिर भी बॉडी तो बॉडी रहेगी ना। मतलब इसने इस तरह से हम क्रिटिसाइज करते वक्त कि सी प्रोडक्ट मिला है तो सी प्रोडक्ट तो सी प्रोडक्ट ही है, ऐसा अपन ने देखा। बॉडी को एज ए होल मानकर अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर, बॉडी को एक एंटिटी मानकर। तो बॉडी, ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी ऐसे डिफरेंट नहीं कर रहे इसके अंदर, क्योंकि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके मनोज, तो ऐसे ओके सर। क्रिटिसिज्म ये हम लोगों ने क्रिटिसिज्म नहीं करा बच्चों, ये क्रिटिसिज्म फिलोसोफर नहीं करा है ना। डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स, न्याय बुद्धिस्ट फिलोसफर इसके ऊपर इस तरह की क्रिटिसिज्म करते। आई होप दिस इज क्लियर, सभी लोगों के लिए है। क्लियर सर। और अब हर डायमेंशन आप देखो, देखो भाई, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, चार्वाक क्यों बोल रहा होगा? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ मैटर को प्रूव करना है, बाकी चीजों को नहीं करना, तो मैटर ही तो दिखता है इस वर्ल्डली थिंग के अंदर। वो इन्फ्रेंस को क्यों रिफ्यूट कर रहा है? वो इन्फ्रेंस को इसलिए रिफ्यूट कर रहा है कि अगर इन्फ्रेंस को मान लेगा तो कोई इन्फर करके गॉड को ले आएगा, सोल को ले आएगा इन्फ्रेंस से। कोई मैं ऐसा इन्फर कर सकता हूं ना, ये वर्ल्ड बड़ा ही इंटेलिजेंट वर्ल्ड है, तो उसको कोई एक इंसान तो नहीं बना सकता, इसको किसी सुपर इंसान ने बनाया होगा, सुपर ह्यूमन ने, और दैट सुपर ह्यूमन इज गॉड। लो गॉड को लिया है मैं इन्फर करके। तो चारवाक चाहता था कि इन्फर ना करें। मैं से बोलूं, अगर मैं जब भी मैं चोरी करता हूं तो मेरे अंदर से कुछ आत्मा, मेरी अंतरात्मा कचोटती है, तो इसका मतलब मेरे शरीर में कोई अंतरात्मा है। तो लो सोल आ गया इन्फर करके। टेस्टमनी से सोल आ सकता है, टेस्टमनी से गॉड आ सकता है। वेद के अंदर गॉड के बारे में लिखा हुआ है, टेस्टमनी तुम पढ़ रहे थे, तुमको पूरा विश्वास है वेद के ऊपर, तो भगवान है। अरे भाई, वेद में तो 36 करोड़ देवी देवताओं के बारे में लिख रखा है। मतलब 36 करोड़ नहीं लिख रखा, मतलब अग्नि के बारे में भी लिख रखा है, वायु के बारे में लिख रखा है, अग्नि को भी देव मान रखा है, राइट, सबके बारे में लिख रखा है। तो वापस भगवान टेस्टमनी से भी भगवान आ गए। कंपैरिजन करके भी आ सकता है। कोई आदमी कहे कि मैंने क्या करा है, मैंने भगवान को देखा है, मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। कैसे हुए? ऐसे ऐसे दिखते थे, आपको भी दिख गए मान लो, तो आप कहेंगे मेरे को भी भगवान दिख गए, यही तो भगवान थे। कंपैरिजन से भी भगवान आ सकते हैं। पर परसेप्शन एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान इस वर्ल्ड में दिखते नहीं है। तो उसने बोला परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज ही मानता हूं, जिससे ये मेटाफिजिकल रियलिटी को मैं रिफ्यूट कर सकूं। तो इन ऑर्डर टू रिफ्यूट द मेटाफिजिकल रियलिटी, उसको अपनी थ्योरी ऐसी बनानी पड़ेगी दैट जस्टिफाई इट्स कोर बिलीव, उसके कोर बिलीव को जस्टिफाई करे। उसका कोर बिलीव क्या है? भगवान नहीं है। वो मान लो ऐसे बोल देता है इन्फ्रेंस इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो फिर उसके कोर बिलीव भगवान नहीं है, वो गलत हो जाता ना। ऐसे समझो, उसको सिर्फ मैटर लाना है इस वर्ल्ड के अंदर, मैटेरियलिज्म, हर चीज मैटर से गवर्न है। फिर इन्फ्रेंस कंपैरिजन टेस्टमनी को इसलिए वो रिफ्यूट कर रहा है, उसका पर्पस ये नहीं है सबसे लड़ाई कर लूं, सबकी गालियां सुनूं, वो नहीं है उसका पर्पस। उसका पर्पस ये है कि ये इन्फ्रेंस कंपैरिजन टेस्टमनी से ये मेटाफिजिकल रियलिटीज आ सकती हैं, और मेरे को मेटाफिजिकल रियलिटी से दूर लेकर जाना है लोगों को, मेरे को मेटेरियलिज्म लेकर आना है सिस्टम के अंदर। So one doubt here. So sir, comparison and testimony में he is thinking it is not different. He is not denying them. He is accepting it, but he's saying you're naming it differently, but I'm naming it differently. हम्म He's saying it's just a part of perception. हम्म So यार he's not actually denying that those things what you are thinking, what हम्म you are getting to तो मैं समझ गया, to वो कह रहा है कि कंपैरिजन नथिंग बट द परसेप्शन। तो कंपैरिजन जब तक एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज आप नहीं मानोगे, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज का मानने का मतलब क्या है? कंपैरेटिव नॉलेज उसके अंदर आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? कंपैरेटिव नॉलेज वाली चीज, वो तो देखकर बोल रहा है ना, सिर्फ देखकर और देखकर, देखकर देखकर तो नहीं हो रहा ना। समझ में आ रहा है?
वो कंपैरेटिव नॉलेज जब उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तब जाके कंपैरिजन हो रहा है। वो उसका कंपैरिजन क्या है कि आपने एक चीज इधर देखी, दूसरी चीज उधर देखी, तो आपने नॉलेज गेन कर ली। पर ऐसे नॉलेज गेन नहीं हो रही ना, समझ में आ रहा है? तो कंपैरेटिव नॉलेज जो है, कंपैरेटिव नॉलेज कैसे आ रही है हमको, हमारा जब मेंटल कंपैरिजन हो रहा है दिमाग के अंदर, तो चारवाक इज कंसीडरिंग दैम एज ए व्हाट, एज ए परसेप्शन का पार्ट, और फिर वो उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेगा परसेप्शन को, समझ में आ रहा है, कंपैरिजन को, कि इसके अंदर हमारा इस तरह से हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, फिर इस तरह से दो चीजों को हम एक आपस के अंदर कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो कंपैरिजन को एक तरह से परसेप्शन का पार्ट मान रहा है कि भाई कंपैरिजन जो होना चाहिए ना वो इस तरह का कंपैरिजन होना चाहिए, वो अपनी तरीके से कंपैरिजन को डिफाइन करेगा, करता है मनोज। आर यू Okay. गेटिंग दिस? और ये बात भी ध्यान रखो, कहीं हमको चारवाक का कोई सूत्र नहीं मिला है, चारवाक की किताब कहीं नहीं मिल गई है हमको। चारवाक ने जो लिखा था वो तो सब जल गया था, जला दिया गया था, उसको इतना क्रिटिसाइज करा गया कि कहीं इसका थॉट सोसाइटी में ना आ जाए। तो फिर हम चारवाक के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो कहां से पढ़ रहे हैं? उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म करा है न्याय फिलोसफी ने, जो बुद्धिस्ट फिलोसफर ने क्रिटिसिज्म करा है कि चारवाक नाम का बंदा ऐसा कहता था तो हम उसको ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हो सकता है जो चारवाक ने लिखा हो तो कुछ और ही लिखा और हम पढ़ कुछ और रहे हैं, समझ में आ रहा है? what we are getting from what source we are getting knowledge of charvaka? From the criticism of न्याय philosophy, criticism of बुद्धा philosophy। उसको सोचकर हाँ भाई इसको इन्होंने ये क्रिटिसाइज करा तो उसने ये कहा होगा ऐसे करके। चारवाक के तो हमको सूत्र ही नहीं मिले, बहुत कम किताबों के अंदर बहुत कम उसकी चीजें बची हुई थी, उसको तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था चारवाक के टेक्स्ट को। तो ये समझ में आ रहा है? तो हम जो भी नॉलेज लेकर आ रहे हैं उसके उसी तरह से इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। अब एक और बात समझो, देह आत्मावाद को क्यों क्रिटिसाइज करा? क्योंकि अगर सोल होती तो सोल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एथिक्स लेकर आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, कर्मा थ्योरी। फिर तुम एथिक्स लेकर आओगे ना सिस्टम के अंदर तो तुमको भगवान भी लाने होंगे, एथिक्स किसने बनाए, एथिक्स का सस्टेनर कौन है, गॉड। कर्मा थ्योरी लाना होगा तो कर्मा थ्योरी जो है कौन पनिश करता है, गॉड। कर्मा थ्योरी में अगर तुम बुरे काम करते हो तो तुमको पनिश कौन करता है, तो पनिश करने वाला पनिशर होना चाहिए कोई गॉड। अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम। मनोज, अनुज, केतन, इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है बच्चों ये? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? तो हमको उसको अब देखो मैंने तुमको पढ़ा दिया, अब उसको डीप में, अब अपन क्या कर रहे हैं, डीप में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं उसको। डीप में अंडरस्टैंडिंग करने से क्या हो जाएगा, डीप में अंडरस्टैंडिंग करने से अपन और चीज इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे चीजों को, राइट? तो आज मैं आप लोगों का एक ग्रुप भी बना दूंगा बच्चों। देखो मेरा ऐसा मानना है, आप लोगों का पता नहीं कैसे आप लोग पढ़ते हैं क्या करते हैं, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि आप जब तक चीजों को डिस्कस नहीं करोगे ना, जब तक चीजें ठीक नहीं चलेंगी। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। तो अगर आप लोग चाहे, अच्छा चलो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि कई लोगों का अलग तरीका होता है पढ़ने का। देखो मैं उसको भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आप पे कुछ थोप नहीं रहा हूं। हो सकता है मेरा तरीका पढ़ने का अलग होता हो, राइट, समझने का अलग होता हो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर हमको है ना डिस्कशन करना है, तो हमें एक ग्रुप बनाकर दे दो, आप किसी एक बच्चे के साथ हमको एडजस्ट कर दो। तो ऐसे बच्चे मेरे को आप दे देना, ठीक है, आप अपने नाम दे देना, मतलब मैसेज कर देना मेरे को, पर्सनल मैसेज कर देना। तो मैं देख के कि अब काफी कुछ मैं आप लोगों के बारे में जानता हूँ, किसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप दोनों का ग्रुप बना दूंगा। इसमें डेडिकेटली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। इट्स बेटर कि अगर आप उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे को भेजिए, मैं भी सुन लूँ उसको एक बार, कि कहीं कुछ गलत डिस्कशन तो नहीं हो रहा है। ऐसा कर सबका अलग अलग ग्रुप बना देंगे, ठीक है, किसी का ऑडियो किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे पास रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप नहीं देखो इट्स वेरी मतलब नॉर्मल थिंग कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हाँ सर हम डिस्कस करे बिना पढ़े तो ज्यादा हमको अच्छा लगता है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है, हर एक का अपना अलग स्टाइल होता है। पर जो बच्चे चाहते हैं, जिनको ग्रुप नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं ग्रुप बना, जो बच्चे जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में कि एक क्लास ग्रुप डिस्कशन की भी रख दो सर, वी आर रेडी फॉर दैट, हम प्रेजेंट रहेंगे उस ग्रुप डिस्कशन में, आप बैठे रहना, हम लोग आपस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। इससे और ज्यादा डीप नॉलेज बढ़ती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। समझ में आ रहा है?
तो तुम ये भी मेरे को बता देना। कोई ऐसे बता, अगर किसी को ग्रुप डिस्कशन करना है सिर्फ, या फिर किसी को सिर्फ ग्रुप में इस तरह से बनाना है ग्रुप, तो वो भी मेरे को बता दो। देखो हमको इनोवेशन तो करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बिना इनोवेशन के अगर हम चलेंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम। तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग ये कर रहे हो, एक तो अलग ये कर रहे हो कि आप कोर नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, आप मेरे से पढ़ रहे हो, दिस इज डिफरेंट। बिकॉज फिलोसफी के अंदर टीचर अभी अवेलेबल नहीं है इतने जो कि आपको एग्जाम के लेवल तक का पढ़ा सके, या तो वो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम है, और है ही नहीं फिलोसफी में। अगर आप ढूंढेंगे ना तो भी आपको नहीं मिले, इसीलिए बच्चे ऑप्ट भी नहीं कर रहे हैं फिलोसफी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन नॉट नॉट ऑप्टिंग फिलोसफी। ये आपके लिए अच्छा है। आप अगर कोई फिलोसफी ऑप्ट नहीं कर रहा तो आपका कंपटीशन खत्म हो रहा है। आप गिने चुने बच्चों जो कि फिलोसफी के अंदर लिख रहे हैं आंसर, और आपने अगर थोड़ा भी अच्छा लिख दिया तो देखो, जैसे एक स्टूडेंट बोल रहा था कल मेरे से, सर फिलोसफी की जो कॉपी चेक करता है, वो कोई ऐसा थोड़ी ना उसको कोई खुन्नस है कि फिलोसफी वाले बच्चों से खुन्नस, वो तो खुद ही फिलोसफर होगा, तो वो तो अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स देने की कोशिश ही करेगा। ऐसा थोड़ी ना वो जानबूझ के गलत कम मार्क्स देगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स जो हैं फिलोसफी से टॉप करे हैं, जिन्होंने जिन्होंने को फिलोसफी ही लेकर चली गई। बट ये सब नॉलेज जो है ना, ये आपके एक तरह से फॉल्स प्रोपोगंडा भी फैलाया गया है फिलोसफी के खिलाफ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ठीक है। ये मैं तुमको थोड़ा सा, चलो छोड़ो, ये चीज मैं नहीं बताता, नहीं तुम लोग सोचोगे सर ये आप गलत बोल रहे हैं शायद, राइट। पर ये कुछ अंदर की बात थी, ठीक है, वो चीज है, राइट। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण आप ऐसा ना करो कि आप क्या करो, एक तरह से आपके दिमाग के अंदर ये हो जाए कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है। अभी तक आपने जब ये 4 वाक्य पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया सब सब कुछ हमारे हाथ में है, बस हमें अब लिखना सीखना है। सब कुछ हमारे हाथ में है, सारा सारा टॉपिक हमारे साथ में है। 5 मिनट में हम 4 वाक्य को रिवाइज कर सकते हैं। 5 ही मिनट लग रहे हैं। बताओ किसी को, कोई किसी को डाउट है इसके अंदर कि 5 मिनट से ज्यादा आप 4 वाक्य में ले रहे हैं? परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ लेना, इन्फरेंस कंपैरिजन टेस्टिमनी को रिफ्यूट करना है, 4 पॉइंट वो दिमाग के अंदर आ गए। फिर आपको याद करना है देहात्मवाद, संघातवाद, याद भी क्या करना है, हो ही गया है सर, समझ में आ रहा है। क्रिटिसिज्म याद रखने हैं, क्रिटिसिज्म भी ऐसे हैं सर, वो तो अपने आप मुंह जबानी याद हो गए। इन्फ्रेंस के क्रिटिसिज्म हम ये लिख देंगे कि भाई इन्फ्रेंस के बिना काम नहीं चल सकता। परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स, इट्स इटसेल्फ इन्फ्रेंस। परसेप्शन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, कभी कभार ये हमको डिसीव कर देता है हमारे सेंसेस। बस हो गया खत्म। बड़ा लिमिटेड है 4 वाक्य के अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब बस इनसे कंपैरिजन करना बाकी है, जब जब ये फिलोसफर्स पढ़ेंगे तो उनसे कंपेयर करते रहेंगे अपन, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस फिलोसफी इज ए लूप होल इन द यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं। देखो 4 वाक्य, उसकी थीम समझ में आ गया, उसको टॉपिक समझ में आ गया, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं जैनिज्म, ठीक है। अच्छा, एक बार हमारा देखो हमारा कैसा चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन देख रहे हैं। बुकलेट आपने सॉल्व कर ली, बुकलेट सॉल्व कर ली ना, तो अब अपन सैटरडे को टेस्ट रख लेते हैं। सैटरडे को अपना डिस्कशन भी हो गया, आपने आपस में भी डिस्कशन कर लिया, और फिर टेस्ट अपन रखेंगे। तो सैटरडे को हम टेस्ट रख लेते हैं, सैटरडे, ठीक है। सैटरडे को आपको ऑफ कर देंगे, सैटरडे को आपको टेस्ट देना है, ठीक है। या फिर सैटरडे को मॉर्निंग में टेस्ट दे देंगे, देख लेंगे जैसे भी है, ठीक है, क्लास भी रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। सैटरडे को हमारा क्या है, हमारा एक तरह से टेस्ट होगा, ऐसा याद करो। या फिर आप बोलोगे तो मैं संडे को शिफ्ट कर दूंगा, जैसी आपकी अवेलेबिलिटी है, संडे या सैटरडे में से मेरे को बता देना, आई विल टेक द टेस्ट। इस टेस्ट को आपने ले लिया, ठीक है। इस टेस्ट को, ये टेस्ट की कॉपी चेक होगी, इस टेस्ट का एक एक पॉइंट डिस्कस होगा, और फिर वो आपको मैं बता दूंगा डिस्कशन के अंदर कहाँ आपकी गलती क्या है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा चलेगा। बुकलेट कंप्लीट हुई, डिस्कशन करा आपने आपस के अंदर, फिर आपने क्या करा, टेस्ट दिया, और फिर टेस्ट का डिस्कशन हुआ। टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे सर, 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा बन भी नहीं सकते 4 वाक पे, फिर भी बनाने की कोशिश, है ना, अच्छे वाले क्वेश्चन जो, क्योंकि 4-5 ही तो टॉपिक है इसमें। पर मैं आपसे ये टेस्ट जो है, जैसे एक वीकली टेस्ट हुआ, फिर जैनिज्म का टेस्ट हुआ, तो जैनिज्म, और फिर तीसरा टेस्ट जो होगा वो ऐसा हो जाएगा 4 वाक प्लस जैनिज्म का। इसमें 4 वाक क्वेश्चन भी आएंगे, जैनिज्म के क्वेश्चन भी आएंगे,
फिर बुद्धा का टेस्ट हुआ, फिर आपको मान लो सांख्य फिलोसफी पढ़ा दी तो इन दोनों के अलग टेस्ट होंगे, फिर इन दोनों के मिलाकर एक टेस्ट ले लेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके जब आपकी इंडियन फिलोसफी कंप्लीट हो जाएगी ना, पूरी इंडियन फिलोसफी कंप्लीट हो गई पूरी, तो एक पूरा इंडियन फिलोसफी का टेस्ट ले लेंगे सेम पैटर्न पर, जैसे यूपीएससी के अंदर होता है। तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे उसके पास पूछने के, सारे क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं, क्या पूछ लेगा फिर वो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सब समझ रहे होंगे ये सब चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है ना, दैट इज जैनिज्म, ठीक है। और जैनिज्म का थीम देखो आप, मल्टीकल्चरिज्म इज ए थीम, ठीक है। और जैनिज्म की थीम में मल्टीकल्चरिज्म के अंदर आप देखोगे थ्योरी ऑफ रियलिटी, सप्तभंगी न्याय, और अपन को एक तरह से बॉन्डेज एंड लिबरेशन, ये तीन टॉपिक अपने एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम के अंदर जो आपकी सिलेबस में दे रखा है वो है। पर देयर इज मोर देन दैट, इससे भी ज्यादा चीजें हैं जो पूछ ली जाती है, तो उन सब चीजों को हम इसके अंदर पढ़े। तो हमने देखा जैसे इस वाले टॉपिक के अंदर कि चारवाक से हम मेटेरियलिज्म की तरफ कैसे गए, वैसे ही हमको यहाँ पर देखना है कि जैनिज्म से हम मल्टीकल्चरिज्म की तरफ कैसे जाएंगे। और जैसे हमने कहा कि अब हर क्वेश्चन के अंदर ये थीम आनी चाहिए, मेटेरियलिज्म इज अ मेटाफिजिक्स ऑफ चारवाक, ठीक है। मल्टीकल्चरिज्म की थीम किस में आनी चाहिए, जैनिज्म के अंदर आनी चाहिए, हर क्वेश्चन हर आंसर के अंदर, कैसे, आई विल लेट यू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उसको पता होना चाहिए बच्चे को थीम पता है कि नहीं पता, वो आपको एक लाइन में लिख दो, चाहे एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखने, एक लाइन में लिख दो, क्योंकि और भी तो चीजें लिखनी होगी आपको, पर लिखना होगा, कंक्लूजन में लिखना होगा, कैसे, आई विल लेट। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज जैनिज्म। जैनिज्म का जो थॉट है, उस थॉट को हम बोलेंगे जैनिज्म थॉट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। अब इस बात को समझ लो पहले, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, ठीक है। देखो आगे चल के आप बहुत सारे थॉट ऐसे भी पढ़ोगे फिलोसफी के अंदर जो अभी आपको बहुत अजीब सा थॉट लगेगा, ठीक है। अभी आपको बहुत अजीब सा थॉट लगेगा, जैसे बुद्धिज्म जब पढ़ोगे लेटर, बुद्धा वाला कॉन्सेप्ट, तो एक विज्ञानवाद की थ्योरी पढ़ोगे आप, समझ में आ रहा है। आप जब वेस्टर्न फिलोसफर पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे फिलोसफर आपके सामने आएंगे जो पता है क्या बिलीव करते हैं, कि ये मार्कर जो है ना रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ ये मार्कर जो हमको दिख रहा है ना, जो दिख रहा है ना संसार के अंदर, वो रियल नहीं है, ये है ही नहीं मार्कर, फिर हमको दिख क्यों रहा है, हमारे दिमाग के अंदर आइडिया है इस मार्कर का। सर ये कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं, फिलोसफर करते हैं, इसकी भी आर्गुमेंट देते हैं, हर तरह का थॉट है भाई, तुम हर तरह का थॉट पढ़ने वाले हो जीवन में इस फिलोसफी के टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये मार्कर है ही नहीं इस संसार के अंदर, ये मार्कर हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा दिमाग इसको क्रिएट कर रहा है अपनी इमेजिनेटिव पावर्स। ऑब्जेक्ट जो है वो रियल नहीं है, कई लोग ऐसा मानते हैं, पर फिलोसफर्स लाइक चारवाक, फिलोसफर्स लाइक जैनिज्म बिलीव दैट ये ऑब्जेक्ट जो है ना इस संसार के अंदर रियल में एग्जिस्ट करता है। समझे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जो है रियल में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट इज अ फिक्शन ऑफ आवर माइंड, ठीक है, ऐसा नहीं है, कोर फिक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द रियलिटी अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी और अकॉर्डिंग टू चारवाक। चारवाक तो बोलता है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो उसको तो ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट दिखता है। पर कुछ फिलोसफर्स होते हैं जो आगे चलकर आप पढ़ेंगे, जो कि वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, इंडियन फिलोसफर्स के अंदर बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है, विज्ञानवाद का कॉन्सेप्ट, लेटर बुद्धिस्ट का एक स्ट्रीम है बुद्धिज्म के अंदर, वो कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस संसार के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हाउ वी आर परसीविंग दिस, हमारा माइंड के अंदर एक आइडिया है ऑब्जेक्ट का, मार्कर का एक आइडिया है, वो मार्कर बाहर निकल कर आ रहा है, जैसे हम सोचते हैं ना वैसे मार्कर बाहर निकल कर आ रहा है। एक फिलोसफर तो, बर्कले फिलोसफर तो ऐसा बोलता है, जब हम देखते हैं ना कोई चीज तभी एग्जिस्ट करती है, जब हम इसको देखेंगे नहीं ना तो ये चली जाएगी, गायब हो जाएगी। जैसे कि मैं ऐसे बोल दूं, देखो बर्कले का थॉट समझना, बहुत प्यारा थॉट है,
बहुत मजा आता है इसके अंदर उसको, मतलब उसका यही थॉट है। उस बर्कले मतलब 15 मिनट का टॉपिक पढ़ाने में भी, 15 से 20 मिनट का टॉपिक, एक स्कूल ऑफ थॉट आपका खत्म हो गया। वेस्ट के वेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, वेस्टर्न फिलोसफर में तो कुछ है ही नहीं बच्चों, इंडियन फिलोसफर में कुछ कंटेंट है। वेस्टर्न फिलोसफर तो आपका यूं हो जाएगा चुटकी बजाते। अगर आप इंडियन को अच्छी तरह समझ गए ना, तो वेस्टर्न फिलोसफी इज नथिंग, प्योरली नथिंग। तो उसमें पता है वो क्या बोलता है, आपको बस बताने के लिए है ना, बर्कले ऐसे बोलता है कि जब तक आप किसी चीज को देख रहे हो ना, कोई भी किसी चीज को देख रहा है ना, तब तक उस चीज का एग्जिस्टेंस है। परसेप्शन इज एग्जिस्टेंस। और जिस दिन आपने उसको देखना बंद, आप आंख बंद कर दो तो ये चीज गायब हो जाएगी। पर गायब तो नहीं हुई सर, क्योंकि आंख बंद करने के बाद ये मैं नहीं देख रहा, पर आप तो देख रहे हो ना, कोई तो देख रहा है। अब देखना वो गॉड को, क्योंकि बर्कले जो था ना वो थीस्ट था। फिर हमने कहा चलो सब आंखें बंद कर लो एक साथ, अब ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगी, बोले नहीं, अब इसको भगवान देख रहा है। तो इसलिए भगवान का रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस अभी है, तो इससे भगवान प्रूफ हो गया। ऐसे भी करते हैं, क्या है अब इस थॉट में, कुछ भी नहीं है, लिख दोगे आप आराम से। बस यही थॉट है सब्जेक्टिविज्म का, कि सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। सब्जेक्ट नहीं देखेगा तो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, और इससे वो भगवान को ले आते हैं। देखो ऐसे ऐसे भी थॉट है, कितनी थॉट पढ़ोगे सोच के देखो, माइंड कितना ज्यादा डेवलप हो जाएगा। खैर, तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसे थॉट भी हैं कि जिसके अंदर ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट है ना रियलिटी में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इज जस्ट फिगमेंट ऑफ आवर माइंड। यस, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑब्जेक्ट जो है, अब तो समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। हाँ सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, पढ़ेंगे बर्कले पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये लोग कैसे कैसे सोचते हैं ना, रियल में कितने मतलब छोटी लेवल पे सोच रहे हैं। कहाँ हमारे आचार्य शंकर, कहाँ इनका बर्कले, ऐसा समझो। और आराम से तुम कहोगे इसको तो मैं करता हूँ सर क्रिटिसाइज, आचार्य शंकर से ही करता हूँ क्रिटिसाइज, देखना तब तक तो इतना माइंड डेवलप हो जाएगा। प्लेटो और अरिस्टोटल में थोड़ा सा सब्सटेंस है, पढ़ने लायक चीज, बाकी सब तो तुम्हारे फ्री के मार्क्स हैं वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। चलो, तो जैन फिलोसफी एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इस संसार के अंदर रियलिटी के अंदर प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट इस संसार में रियल है, ऐसा नहीं कि इट इज ए फिगमेंट ऑफ अवर माइंड, नो, इट इज फिक्शन, नो, इट इज रियली प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो ये भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, जस्ट लाइक चारवाक। ये ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। कई लोग भगवान को लाने के चक्कर में ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट जो ये बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटीज। इनफाइनाइट क्वालिटी है इस ऑब्जेक्ट की, इस चीज को समझो। इस संसार के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, उसकी इनफाइनाइट क्वालिटी है। ऐसा कौन बोल रही है? जैन फिलोसफी बोल रही है ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट क्वालिटी। जैसे हम इस संसार के अंदर कोई भी एक चीज ले लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं पानी, वाटर। आप देखोगे इस वाटर के अंदर एक क्वालिटी तो है, ये प्यास बुझाती है। प्यास अपन को लगती है तो प्यास बुझाता है। अपन जब तक वाटर को अच्छे से समझे नहीं थे तो हमको ये लगता था कि हाँ ये प्यास बुझाने की क्वालिटी है इसके पास। पर धीरे धीरे पता चला कि भैया ये वाटर जो है ना, इफ यूज इन द हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ये तो उठाने के भी काम आती है, एक तो लिवर की तरह भी काम करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। फिर हमें धीरे धीरे पता चलेगा इस वाटर की एक और क्वालिटी है भाई। इस वाटर को ऊपर से फेंकोगे ना तो क्या होगा, ये टरबाइन को रिमूव करेगी और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। तो हमको वाटर की अलग अलग क्वालिटीज के बारे में पता चला, और हो सकता है 1000 क्वालिटी और हो वाटर की, पर हमें नहीं पता। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इस मार्कर की 1000 क्वालिटी होनी चाहिए। एक जैसे मजार मार्कर की बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है। मान लो कोई एक पर्सन है, उसको पता नहीं ये मार्कर है, हम उसको बोला कि बेटा इधर आ और ये बताइए क्या है। उसने कभी देखा नहीं इसको, कभी लिखा नहीं इससे, कभी किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, तो बोलेगा सर ये क्या चीज है, ये शायद फैक्ट के मारने की चीज है सर।
इट कैन बी लाइक मिसाइल, मिसाइल की शेप की लग रही है, देखो लग भी रहा है मिसाइल की शेप, तो उसने मिसाइल, उसने कहा फेंक के मारने की चीज है। दूसरे से पूछा, वो भी ऐसा ही था, उसको नहीं पता था मार करके, उसने बोला सर एक मिनट, ये शायद ऐसे यूं चीनी मिलाने की चीज है, दूध में चीनी मिलाने की चीज। दूसरे से पूछा ये क्या है, सब अपनी अपनी तरीके से इसको इंटरप्रेट करने लग गए, सब अपनी अपनी तरीके से इसके अंदर क्वालिटीज देखने लग गए। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट क्वालिटी होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट के, ऐसे कौन बोलता है, जैन फिलॉसफी। तो हमारी फिलॉसफी आगे बढ़ी, जैन फिलॉसफी एक्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, राइट, एंड दे बिलीव दैट ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट क्वालिटीज। एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटीज होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। इस संसार के अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है ना, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। बट अगेन हम, क्योंकि एक लिमिटेड ह्यूमन बीइंग है, बाय आवर सेंसेस, हमारी आंख कुछ ही देख सकती है, कुछ ही रेंज की देख सकती है, ज्यादा पास में लाओगे तो दिक्कत है ना, कान कुछ ही डेसिबल का सुन सकता है। हमारी नोज भी अगर बहुत दूर मिठाई बन रही है तो उसको सूंघ नहीं पाएगी। वी डू नॉट हैव स्मेल, वी डू नॉट हैव सेंस टू स्मेल दैट। डॉग की होती है, डॉग दूर से सूंघ लेता है, पर हमारी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम जिसके, हमारी देखने की शक्ति बहुत कमजोर है, हमारी सुनने की शक्ति बड़ी कमजोर है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं सुन सकते, बहुत ज्यादा वाला अभी हो सकता है ब्रह्मांड के अंदर एक विस्फोट हुआ हो, तुम नहीं सुन सकते उसको, बिकॉज वो उस डेसिबल से ज्यादा हुआ है, जो कि हमारी कानों की कैपेसिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? हम हर चीज को महसूस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हमारी महसूस करने की भी सेंसेस, कई लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कोई गलत है, नेगेटिव एनर्जी है, वो महसूस कर लिए, उनके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो गई। हमारे अंदर एक लिमिटेड क्वालिटीज है, हमारी लिमिटेशन है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर ए लिमिटेड बीइंग। तो इस ऑब्जेक्ट की सारी क्वालिटी में जान पाऊंगा क्या? नहीं, बिकॉज मेरी नॉलेज लिमिटेड है और पार्शियल है, क्योंकि मेरे ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशंस है, ह्यूमन बीइंग इज लिमिटेड बाय हिज सेंसेस, सो वी कैन नॉट नो ऑल द क्वालिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हम सारी क्वालिटी तो इस ऑब्जेक्ट की नहीं जान पाएंगे, बट वी कैन नो ओनली फ्यू क्वालिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट की सारी क्वालिटी के बारे में नहीं जानते, तो जो भी हम बोलेंगे वो पार्शियल बोलेंगे। देखो कितनी अच्छी बात बोली है, मल्टीकल्चरिज्म की तरफ जा रहे हैं। जो भी हमने मुंह खोला इस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आधा अधूरा ज्ञान ही दिया सबको। आधा अधूरा ज्ञान देकर हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि हमको तो पूरा ज्ञान है। हम बताते हैं तुम्हें इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है, मुझे इस ऑब्जेक्ट के बारे में सब पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है तुमको इसका ब्लैक कलर दिख रहा हो, इसका कलर रियल में कुछ और हो, पर हमारी आंखें के सेंस इस तरह से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि कंटिन्यूअसली इसमें से कोई साउंड निकल रही हो, पर वो साउंड हमको नहीं सुनाई दे रही हो सकता है। तो आपको पता नहीं कि ये कैसा स्मेल करता है, कैसा ये दिखता है, कैसा इसकी साउंड है, कुछ नहीं पता। हमें तो जो दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पूरा जान सकते हैं बच्चों? हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा जान सकते हैं? नहीं। पर हम जब बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम सब कुछ जान सकते हैं। तो जैन फिलॉसफी ऐसे बोलती है, जब आप इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते, तो वॉट एवर यू विल से, जो भी आप अपने मुंह से निकालोगे वो आधा अधूरा ही निकालोगे, क्योंकि आप एक लिमिटेड बीइंग हो। पर हमें ऐसा लगता है नहीं, हम तो पूरे सत्य बोल दिए हैं, और उस पर फिर हो जाती है लड़ाई। एक आदमी कुछ क्वालिटी पकड़ के बैठ गया इसकी, ए मान लो, इसकी कोई क्वालिटी पकड़ के बैठ गया कि ये तो भैया मिसाइल है, फेंक के मारने की चीज है। दूसरा बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो मार्कर है। दोनों आपस में लड़ लिए। दोनों को ये समझ में आना चाहिए था यार, हम एक
इंसान है, लिमिटेड बीइंग है, हम इसकी पूरी चीज नहीं जान पाते, और ये सामने वाला भी लिमिटेड बीइंग है, ये भी इसकी पूरी चीज नहीं जान पाएगा, तो वट एवर वी विल से, जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन अवर जजमेंट ओनली, एंड स्टेटमेंट जो आएगा वो पार्शियल होगा, तो उसमें लड़ने की क्या बात है? समझ में आ रहा है? तो मतलब जो भी हम बोलेंगे वो तो सर रिलेट एक तरह से क्या होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, रिलेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मल्टीकल्चरिज्म कैसे आ रहा है, पहले ही मैं आपको बता दूं, इस मार्कर की जगह आप रख दो कोई रिलीजन, मान लीजिए हिंदू रिलीजन रख दिया। अब हिंदू रिलीजन बोल रहा है, ये हमने जब इस मार्कर की जगह रिलीजन का, हमने बोला कि भैया हमको तो सब कुछ ज्ञान है अपने रिलीजन के बारे में, समझ में आ रहा है, हम तो सब पढ़ लिए, हम तो चतुर्वेदी बन गए, चारों वेद हमें पता है, और हमें पता है कि हमारा रिलीजन जो है दैट इज सुप्रीम। दूसरा जो है इस्लाम वाला, इस्लाम को पकड़ कर बैठा है कि हमारा रिलीजन सुप्रीम है। हमको ऐसा समझना चाहिए था, इस चीज को जो हम समझ पाए हैं वो पार्शियल समझ पाए, इस चीज को हम समझ पाए वो पार्शियल समझ पाए, इनके इस्लाम को भी पार्शियल समझ पाए, ये भी पार्शियल है, मैं भी पार्शियल हूं, तुम भी पार्शियल, सब पार्शियल, तो फिर काहे की लड़ाई? कुछ सरकमस्टांसेस, कंडीशन, टाइम, कंटेक्स्ट, इसके अंदर मेरा रिलीजन इज गुड, और ये भी बोले भाई कोई सरकमस्टांसेस, कंडीशन, टाइम, सिचुएशंस, कॉन्टेक्स्ट, इसमें मेरा रिलीजन गुड है, तो ये तो बात ठीक लगे। पर बोले नहीं नहीं मेरा रिलीजन तो हर जगह गुड है, दैट विल क्रिएट ए सोशल कन्फ्लिक्ट। पर अगर इसको ये पता चल जाए, इस पर्सन को ये पता चल जाए बच्चों कि आई एम पार्शियल बीइंग, जो भी मैं बोलूंगा आधा अधूरा ही ज्ञान दूंगा, इसको भी पता चल जाए आई एम पार्शियल बीइंग, जो भी मैं दूंगा आधा अधूरा ज्ञान दूंगा, तो ये आपस में कभी लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। मल्टीकल्चरिज्म आ गया। देखो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, 10 मिनट के अंदर मैंने आपको इसकी थीम बता दी, ठीक है? तो ये क्या बोल रहे हैं, इनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या बन रही है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट क्वालिटी होती है, वी आर ए लिमिटेड बीइंग, we are limited by our senses, so we can know only some aspect of the object, therefore all our judgment about some object is not true, is partial, relative, conditional, contextual, situational। ठीक बात समझ रहे हैं आप सब लोग? कोई भी चीज हम एब्सोल्यूटनेस में जान नहीं सकते, किसी भी चीज को हम एब्सोल्युटली हाँ नहीं कह सकते, एब्सोल्युटली ना नहीं कह सकते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर देखो, जैनिज्म एक्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, he accepts that objects have infinite qualities, attributes, but our knowledge is limited and partial due to human limitations, so we can know only some aspect of the object, therefore जो भी हमारा जजमेंट होगा वो पार्शियल होगा, that will be relative, that will be conditional, that is not absolute, absolute नहीं हो सकता, that will depend on the space, that will depend upon the time, that will depend on the context, that will depend upon the situation। समझ में आ रहा है? तो जैन क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूटनेस में कुछ भी मत बोलो भाई, एब्सोल्यूटनेस में कुछ भी बोलोगे ना तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि तुम खुद एब्सोल्यूट नहीं हो, तो तुम जिस चीज को देख रहे हो वो चीज को पार्शियली देख रहे हो, और पार्शियली ही नॉलेज तुम्हारे पास आ रही है। जिस सॉरी, जिस चीज को इन्फर कर रहे हो पार्शियली ही इन्फर कर रहे हो, कंपैरिजन से नॉलेज आ रही तो पार्शियली आ रही। एक रिलीजियस टेक्स्ट है, किसी को उसमें भगवान दिख जाते हैं, किसी को उसके अंदर कुछ और दिख जाता है, आधे अधूरे ज्ञान से तुम उसको पढ़ लिए, अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए, ज्ञानी समझकर हम अपना ज्ञान बांटने लग जाते हैं, और हमारा ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान होता है, दूसरे का भी आधा अधूरा ज्ञान होता है, तीसरे का भी आधा अधूरा ज्ञान होता है, उनको लगता है हमारा सबका कंप्लीट ज्ञान है। जब हम ओनली लगा देंगे, जैसे परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जब चारवाक बोल रहा है तो आधा अधूरा ज्ञान ही दे रहा है ना,
क्या इन्फ्रेंस से नॉलेज नहीं मिलती? क्या कंपैरिजन से नॉलेज नहीं मिलती? क्या टेस्टिमनी से नॉलेज नहीं मिलती? मिलती है ना इनसे भी नॉलेज। समझ में आ रहा है? इनसे भी हमें नॉलेज मिलेगी। पर वो जब ओनली वर्ड यूज कर रहा है, माई रिलीजन इज ओनली रिलीजन, लो भाई काम हो गया तुम्हारा, तुम पार्शल हो गए अब। कैसे? हमने तो उसमें पढ़ा था, उसमें लिखा था अल्लाह इज ओनली गॉड, अरे वो चीज तुम समझ ही नहीं पाए, उसमें क्या लिखा था? उसमें कॉमन ब्रदरहुड का मैसेज था, वो तुम नहीं समझ पाए। हमारे हिंदू टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे गॉड्स के बारे में बात करी गई है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है, देखो भगवान तो एक होता है, तुम्हारे देखो कितने सारे गॉड, अरे तुम समझ ही नहीं पाए इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट में भी कॉमन ब्रदरहुड ही छुपा है। तुम इसको उल्टा समझ गए, कई बोल रहे हैं ये वाला गॉड अच्छा है, कई बोल रहे हैं ये वाला गॉड अच्छा है, शिवाइट्स हो गए, विष्णुवाइट्स हो गए, और ये वैष्णवाइट्स हो गए, और ये आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, वो तो इसलिए था कि जिसको जैसा चाहिए वैसा आपके पास अवेलेबल है, रहो प्यार से रहो। तुम ऐसे पूजा कर लो, तुम ऐसा पूजा कर लो, तुम इस तरह से पूजा कर लो, तुम नमाज अदा करके उस अल्टीमेट रियलिटी के बारे में कुछ कर लो। कि अल्लाह इज ओनली गॉड बोलते हैं तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये तो है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी। तुम सोच लोगे कि भाई नहीं नहीं, अल्लाह है वही गॉड है, राम तो गॉड ही नहीं, नहीं। राम बोल दो, उसके अंदर ईश्वर बोल दो, उसको खुदा बोल दो, अल्लाह बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो, सब कुछ बोल दो उसको, है तो एक ही, बात तो एक ही है। समझ में आ रहा है? तो खैर अपन इसमें नहीं जा रहे रिलीजियस टेक्स्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हम जैन फिलोसफी के अंदर आ जाना है। और जैन फिलोसफी क्या बोल रही है? जैन फिलोसफी बोल रही है कि जैन फिलोसफी एक्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। ऑब्जेक्ट हैज infinite qualities, but we are limited being, we are limited by our senses, so we can perceive only some of its qualities, we know only some of the aspect of the object, therefore all our judgment are partial, relative, conditional, contextual. So there is nothing known as absolute affirmation, absolute हाँ या absolute ना आप नहीं कह सकते, आप limited being हैं, क्योंकि you are not omniscient. I hope this is clear. So Jain rejects absolutism. Both absolute affirmation and absolute negation is not right. All statement, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, that should be considered in some particular space and time, particular context. चलो इसी चीज को हम और भी समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है? फिर हम धीरे 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 जैन फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। जैनिज्म रिजेक्ट एब्सोल्यूटिज्म, आर यू गेटिंग दिस? जो भी आप बोल रहे हो ना वो आधा बोल रहे हो, तो इस बात को आप मानो। बोथ एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट नेगेशन इज रिजेक्टेड बाय द जैनिज्म। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जैन फिलोसफी बिलीव्स इन, और जैन फिलोसफी एक्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। According to Jain philosophy, an object has infinite qualities, but our knowledge is limited and partial because we have the human limitation. So we can only accept only some aspect of the object. Therefore, all our judgment are the situational, conditional, contextual, relative. So we cannot say anything absolutely correct or absolutely wrong. एब्सोल्यूट नेगेशन कि ये तो सही है ये गलत है, कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। नॉलेज जो है हमारी रिलेटिव, एक तरह से रिलेटिव नॉलेज हो गई। हमारे जो भी स्टेटमेंट, अच्छा जैन फिलॉसफी ऐसे बोलती है कि जो तुम सोचते हो ना वो ही तुम्हारे स्टेटमेंट की फॉर्म में निकलता है। तुम सोचोगे जो, वही तुम्हारे जजमेंट्स जो हैं वही तुम्हारे स्टेटमेंट्स हैं, ये वो मानकर चलती। उन्होंने स्टेटमेंट थ्योरी भी दिया, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। तो जैन फिलॉसफी ऐसे बोलती है अगर तुम अच्छा सोचते हो ना तो अच्छे स्टेटमेंट निकलेंगे, अगर तुम पार्शियल सोचते हो ना तो पार्शियल ही स्टेटमेंट निकलेंगे। ऐसे नहीं तुम सोच तो पार्शियल रहो, निकल एब्सोल्यूट रहे साहब, ऐसा नहीं।
एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? यस, केतन, श्रुति, मोनिका, फरिया, मनोज, अंजलि, अंजलि गोयल, एनी डाउट? अंजलि पवार, संध्या, ओके, सबको क्लियर है मतलब? वेरी गुड। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट मस्ट कंसीडर कंडीशनल, कंडीशन ऑफ स्पेस टाइम कंटेक्स्ट, राइट? अब जैसे ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल से और अच्छे से समझोगे। इस एग्जांपल को लिखना नहीं, ठीक है, समझाने के लिए एग्जांपल है। ये देखो, एक बंदा इधर खड़ा है, प्रिज्म है ये, एक बंदा इधर खड़ा है, यहाँ पर प्रिज्म का कलर रेड है। एक बंदा इधर खड़ा है, यहाँ पर प्रिज्म का कलर ब्लू है। और एक बंदा ठीक इसके पीछे खड़ा है, और यहाँ पर जो है दैट इज व्हाइट, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। इस बंदे को और कोई फेस नहीं दिख रहा, बस ये वाला फेस दिख रहा है, रेड वाला। तो ये बंदा पता है कैसे बोलता है कि प्रिज्म इज रेड? ये बोलता है प्रिज्म इज ब्लू, ये बोलता है प्रिज्म इज व्हाइट। अब ये बोले जा रहा है प्रिज्म इज रेड, प्रिज्म इज रेड। इससे पूछा, नहीं नहीं यार ये है, अरे पागल है क्या, प्रिज्म तो ब्लू है। तो बोल रहा है मेरे को पागल कैसे बोला तूने, प्रिज्म रेड है, तू है पागल। प्रिज्म, पूरा प्रिज्म रेड है। बोला नहीं नहीं प्रिज्म ब्लू है, तू है पागल। आपस में लड़ लिए। पार्शियल नॉलेज है ना, क्योंकि इनके पास ऐसा नॉलेज नहीं है कि इधर का भी देख सके, है ना, वी आर लिमिटेड बाय अवर सेंसेस। तो सोसाइटी में कंफ्लिक्ट क्यों होगी? क्योंकि तुम्हारे पास पार्शियल नॉलेज है, तुम उसको एब्सोल्यूट मानकर चल रहे हो, और तुम अपना ज्ञान बांटे जा रहे हो। इतने में ये तीसरा बंदा आ गया, भाई क्यों लड़ रहे हो? बोले ये बोल रहा है प्रिज्म ब्लू है तो रेड। ये बोल रहा है अरे पागल हो गया, ये ब्लू है प्रिज्म तो। अरे वो बोले दोनों पागल हो तुम, प्रिज्म व्हाइट है। ये दोनों मिलकर इसको मारने लग गए, पागल हो गए, सब पागल हो गए। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस इज क्लियर। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो यहाँ पर इस तरह की डायमेंशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो, एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट नेगेशन बोथ आर रॉन्ग। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। अब देखो क्या था, अगर इस बंदे से बोलते ए से, ए ऐसे बोलता कि मैं जब प्रिज्म की राइट साइड में खड़ा हूं, ठीक है, और जब समय इतना हो रहा है, आसपास की कंडीशंस ऐसी हैं, सरकमस्टांसेस ऐसी हैं, तब मुझे प्रिज्म जो है, दिन का समय हो रहा है तो प्रिज्म मुझे रेड दिख रहा है। ये बोलता मैं प्रिज्म के राइट साइड में खड़ा हूं, बी बोल रहा है, और इतने टाइम बज रहे हैं, इतनी सरकमस्टांसेस है, ये कंडीशन है, और मैं अब प्रिज्म को देख रहा हूं तो प्रिज्म मुझे नीला दिख रहा है। तो सही थी ना बात? अगर हम सभी स्पेस टाइम को देखें, और सरकमस्टांसेस को देखें, और कंडीशन को देखें, और फिर उसको ऐड करके हम बोलें तो सही होगा ना? कितनी इजी था। ए ऐसे बोल देता भाई मैं राइट में खड़ा हूं, मेरे को प्रिज्म रेड दिख रहा है, और वो दिन का समय है, टाइम ये है, कंडीशन ये है, स्पेस टाइम कंडीशन सरकमस्टांसेस ऐसे ऐसे है। बी ऐसे बोल देता है, तो लड़ते नहीं आपस में। जैन फिलोसफी भी ऐसे बोलती है। जॉन फिलोसफी बोलती है यार जब तुम बोलो ना, तो इन बातों को ध्यान में रखकर बोलो। जब तुम सोचो ना, तो इन बातों को ध्यान में रख के सोचो।
तुम लगे बोलने प्रिज्म रेड है, ऐसे बोल देते मैं राइट में खड़ा हूँ प्रिज्म रेड है, हो सकता है पूरा प्रिज्म रेड हो, पर ये बोलने में क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली आपको पता नहीं ना प्रिज्म रेड है कि नहीं, ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी। क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, बट हम तो इसलिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल आपको बनाकर बता रहे हैं ना, कि अगर मान लो ऐसा हो जाए, करते नहीं ना क्रॉस चेक। ऐसे तो हिंदू रिलीजन वाले उनके रिलीजन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, पर आधा अधूरा ज्ञान दोनों क्रॉस चेक करते नहीं। समझ में आ रहा है, जिससे तुमको चीज बता रहे हैं, देखो पार्शियल चीज कैसे होती है, लोग बाग क्रॉस चेक करते कहाँ है। क्रॉस चेक कर लेंगे तो सारी क्वालिटी थोड़ी ना पता ले, कुछ और क्वालिटी इसको पता हो, कुछ और क्वालिटी इसको पता हो, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मतलब जैन फिलॉसफी क्या कहना चाहती है बच्चों, अभी देखना एक एग्जांपल दूंगा, उसमें क्रॉस चेक करने की संभावना ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये तो अपना बनाया हुआ एग्जांपल है, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए जो जैन फिलॉसफी कहना चाहती है। तो जैन फिलॉसफी ऐसे बोलती है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम जब भी स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो हमें सरकमस्टांसेस, कंडीशंस, टाइम, कंटेक्स्ट, उन सबको कंसीडर करके बोलना चाहिए, कि भाई इतने बजे ये है, ये है, ये है, और फिर तब जाकर वो चीज बोलनी चाहिए हमें। मतलब हमें ये दिखाते हुए बोलना चाहिए, भाई देख मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसा ऐसा खड़ा था, ये खड़ा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ऐसे कर रहा था, ये मेरे को इस वक्त क्या हुआ ये दिखा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई प्रिज्म इज रेड। ठीक है, तो यहां पर देखो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। So according to Jain philosophy, one should use statement or sentences considering all space, time and circumstances. यहां तक समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट, जैन फिलॉसफी बिलीव इन द ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी एन ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी, but we are a limited being, we can perceive only some of the aspects of the object or some of the attributes of the objects. समझ में आ रहा है, because we are a limited being, we are limited by our senses, therefore all our judgment is partial, contextual, conditional, and we cannot say anything absolutely affirmative और absolutely negation हम नहीं कर सकते। तो जैन फिलॉसफी रिजेक्ट एब्सोल्यूट अफर्मेशन और एब्सोल्यूट नेगेशन। ऑल स्टेटमेंट मस्ट कंसिडर्ड अंडर सम circumstances, conditions, time, space, context. All absolute affirmation and absolute negation both are wrong. All our judgments are conditional. So Jain philosophy believe that, or Jain philosophy suggests that one should use sentences considering all space time circumstances. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब जैन फिलॉसफी के अंदर इस तरह का थॉट आ गया कि पार्शियल नहीं बोलना है। ठीक है, अब देखो, मतलब जैन फिलॉसफी ऐसे बोल रही, ऐसे नहीं बोल रही कि नॉलेज जो है वो रिलेटिव है, नॉलेज तो एब्सोल्यूट ही है। देखना, अब इन पे कमेंट आएगा, उन्होंने तो नॉलेज को ही रिलेटिव बना दी, पर जैन फिलॉसफी कह रही है नॉलेज एब्सोल्यूट है। भाई ये जो बंदा समझ रहा है ना इस नॉलेज को, ये पार्शियल बीइंग है, पार्शियल बीइंग है, ये एब्सोल्यूट समझ ही नहीं सकता इसको, क्योंकि इसके सेंसेस से ही समझ रहा है, सेंसेस जो है, ठीक है, या फिर जैसे भी इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, क्योंकि ये पार्शियल बीइंग है, तो ये क्या कर रहा है, ये गलत ही कर रहा है। राइट, आधा अधूरा ही ज्ञान ले ले रहा है, और आधा अधूरा ज्ञान लेकर आधा अधूरा ही बांट रहा है। तो उसे पहले ही बता देना चाहिए, देखो भाई मेरा ज्ञान आधा अधूरा है, और उसके लिए उसको सब कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक चेयर रखी हुई है, मेरे रूम है उसके अंदर चेयर रखी हुई है। ठीक है, मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है, मान लो 2 फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे मान लो मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं, फैमिली रह रही है पूरी। ठीक है, ये मेरा ऑफिस मैंने सेकंड फ्लोर पे बनाया है, मान लो। अब क्या होता है, अब मैं कहता हूँ कि भाई ये चेयर मैं देख कर गया था यहाँ पर 7 बजे, 7 बजे, 7 7 AM सुबह सुबह चेयर देख कर गया था यहाँ पर। मैं नीचे 12 बजे मेरी मम्मी से बोल रहा हूँ, मम्मी ने बोला चेयर वेयर है क्या तेरे पास कोई, मैंने कहा ऊपर पड़ी है एक चेयर, वो ले आना।
मैंने कह दिया चेयर इज देयर, चेयर है एट सेकेंड फ्लोर। अब सेकेंड फ्लोर पे से चेयर मान लो 10 बजे के आसपास मेरा भाई उठाकर ले गया अपने कमरे में, तो मेरा स्टेटमेंट 12 बजे तो गलत हो गया ना, जब मैं कहा कि चेयर इज देयर एट सेकेंड फ्लोर। मुझे क्या बोलना चाहिए था, मम्मी चेयर जो है सेकेंड फ्लोर पे थी 7 बजे, जब मोटर भी चल रही थी मम्मी। समझ में आ रहा है? जब सूरज भी उगा नहीं था जब तक, ऐसा। जब चिड़िया जो है चहचहा रही थी, ऐसे। तब जाकर मेरी चेयर जो थी ना वो सेकंड फ्लोर पे थी। तो मम्मी सेकंड फ्लोर तक जाएगी, चेयर नहीं होगी तो नीचे आके तुम्हें ही मारेगी, कहाँ थी चेयर, जबरदस्ती झूठ बोल रहा है। बोले मम्मी देखी तो थी। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, तब मारनी पड़ेगी, तब आपका स्टेटमेंट जो होगा। अभी आप एब्सोल्यूट बोलते हैं हाँ चेयर है, जाके देख लो, क्या फिर नहीं है चेयर, मान लो कोई रख के चला गया फिर। तो आप थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं, कितना गहराई का थॉट बोल रहे हैं, और उससे मल्टीकल्चरिज्म कैसे निकल कर आ रहा है, ये समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म से कि ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट, पहले तो ऑब्जेक्ट को माना, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, ऑब्जेक्ट रियल में है, रियलिटी है इस वर्ल्ड की, एक आइडिया नहीं है सिर्फ रियलिटी, ऑब्जेक्ट भी रियलिटी है। फिर इस ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट क्वालिटी है, पर हम कुछ ही क्वालिटी को जान पाते हैं। तो हमको कभी भी एब्सोल्यूट नेगेशन या एब्सोल्यूट अफर्मेशन में नहीं कहना चाहिए। ऑल आवर जजमेंट शुड बी रिलेटिव, कंडीशनल। और अब हम जब भी क्या करें, एक तरह से जजमेंट दे तो सभी स्पेस, सभी टाइम, सभी सरकमस्टांस, सभी कंडीशन को कंसीडर करते हुए दे, जैसे इसने ये स्टेटमेंट दिया है। नहीं तो आपका स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। हो गया मेरा स्टेटमेंट गलत कि सेकंड फ्लोर पे चेयर है, नहीं थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज आस्क। अब आपका दिमाग खराब हो गया, सर हम तो अब कोई सेंटेंस ही नहीं बोल पाएंगे। जब सेंटेंस बोलेंगे 7 बजे मोटर चल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये सब चीजें बोलनी पड़ेगी हमको। सर ऐसे तो हम कुछ बोले ही नहीं, मुंह पे अंगली करके बैठ ही जाए फिर सर, मम्मी कुछ पूछेंगे बोलना ही नहीं है भाई। मम्मी जो बोलेंगे ना वो बकवास ही बोलेंगे, हम आधा अधूरा ही ज्ञान देंगे, फिर आप मारोगे हमें। तो क्या किया जाए भाई, इतना कुछ बोलने से बढ़िया बोले हुए। जैन फिलॉसफी ऐसे थोड़ा ना बोले, जैन फिलॉसफी बोलेगी चलो तुम्हारी लाइफ को थोड़ा इजी कर, एक टेक्निकल टर्म यूज कर लेते हैं। इन सब की जगह तुम ऐसे कर लो, एक टर्म यूज कर लो, शात, SYAT। अगर तुमने बोला है शात चेयर एग्जिस्ट, मम्मी समझ जाएगी हाँ भाई किसी एक टाइम पीरियड की कंडीशन की, सर्कमस्टांसेस की, स्पेस की बात कर रहा है, उस वक्त चेयर थी। धन्यवाद। तुमने बोला ना शात चेयर एग्जिस्ट, तो मम्मी समझ जाएगी। शात चेयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी समझ जाएगी कि उस समय चेयर नहीं थी। टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हैं, लाइफ को इजी कर रहे हैं, ये सब बोलते जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जैन फिलॉसफी ऐसे बोलती है, जैन का दर्शन ऐसे बोलता है कि ऑब्जेक्ट की तो इनफाइनाइट क्वालिटी है, बट तुम तो हो लिमिटेड बीइंग, तुम कुछ ही क्वालिटी ऑब्जेक्ट की जान सकते हो। तो जब भी तुम अपना मुंह खोलोगे तो कुछ ही क्वालिटी बता पाओगे। तो तुम एक काम करो, किसी को ऐसे मत बोलो कि हाँ यहाँ पर चेयर रखी है, ऐसे रखो, शायद चेयर एग्जिस्ट, शायद यहाँ पर चेयर है, तो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसका डाउटफुल है, मतलब ये रिलेटिवली बोल रहे। तो हो सकता है फिर चेयर ना भी हो, देख कर आ जाओ। अगर आपको बोलना है कि यहाँ पर चेयर नहीं है, शायद चेयर डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, क्योंकि हमको ये सब कुछ बोलना पड़ता 7 बजे, वो सब चीजें मैंने एग्जाम्पल में आपको बोला, वो नहीं बोलकर आप एक टेक्निकल टर्म यूज कर लो, दैट इज नोन एज शात। फॉर दिस जैन फिलोसफी यूज्ड ए टेक्निकल टर्म नोन एज शात। और ये जो थ्योरी है जिसमें आप नॉलेज को रिलेटिवली जान पा रहे हो, सिर्फ ये बताने वाली जो थ्योरी है, दैट इज नोन एज शादवाद का कॉन्सेप्ट, शादवाद, शादवाद का कॉन्सेप्ट। ये जो नॉलेज तुम रिलेटिवली जान पा रहे हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज,
कि हम नॉलेज को रिलेटिवली ही जान पा रहे हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं जान पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं, नॉलेज तो एब्सोल्यूट है, पर हम लिमिटेड बीइंग है। तो हम जो नॉलेज को किस तरह से रिलेटिविटी की फॉर्म में जान पा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को शादवाद बोलते हैं, और यही इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज है, यही इनकी एपिस्टेमोलॉजी है, और इस एपिस्टेमोलॉजी को लेकर ही ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। इस एपिस्टेमोलॉजी को लेकर ही ये एक तरह से क्या बोल रहे हैं, एक तरह से ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो है संसार के अंदर मल्टीकल्चरिज्म है, शादवाद वाले कॉन्सेप्ट। अब याद हो गया, जैसे अपन याद करें चारवाका क्लेम दैट परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैसे ही यहां पर भी याद कर लें, जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट, या जैन फिलोसफी एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। अब यहाँ पे चारवाक के अंदर जो होगा ना, जब हम पास्ट टेंस बिलीव्ड दैट, क्लेम्ड दैट, होल्ड दैट, पर जैन फिलोसफी में तो अभी भी फिलोसफर है, जैन फिलोसफी तो चल रही है, कोई महावीर जैन की ही फिलोसफी नहीं, उसके तो महावीर जैन तो 24 तीर्थंकर थे, और अभी कंटिन्यूस टेंस के अंदर चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे जैन फिलोसफी बिलीव्स दैट, क्लेम्स दैट, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अपन बिलीव्ड दैट नहीं बोले, चारवाक एक बंदा था, ये एक फिलोसफी है, इसके फॉलोअर्स है, चारवाक के फॉलोअर्स नहीं है ऐसा हमको मानकर चलना पड़ेगा। ये एक रिलीजन है, ये भी चल रहा है, तो बिलीव्स दैट आएगा। जैन फिलोसफी बिलीव्ड दैट, खत्म थोड़ी ना होगी जैन फिलोसफी, ये तो शास्त्र, एक शास्त्र है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? तो जैन फिलोसफी एक्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, they believes that object has infinite quality, but we are limited being, we are limited by our senses, so we can only know only some, we can know only some aspects of the object, so all our judgment are relative, conditional, contextual. Yes, Ketan want to ask something, please. सर ये जो सियात वर्ड यूज किया है इन्होंने, ये एब्सोलूट नॉलेज के लिए किया था क्या? नहीं, ये नॉलेज जो है हमारे पास वो आधी अधूरी है, ये बताने कि जो हम बोल रहे हैं ना वो आधा अधूरा बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम स्पेस सर्कमस्टांसेस कंडीशन के अंदर बोल रहे हैं। सर ठीक है, जो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम और कंडीशन पे जो भी हम बोल रहे हैं वो मतलब एब्सोलूट नॉलेज नहीं है। वो एब्सोल्यूट कैसे हो सकती है? अगले ही टाइम, नॉलेज तो कभी बदलती नहीं है ना, अगले ही टाइम स्पेस पे तो वो चेंज हो सकती है। समझ नहीं आया सर मेरे को। So, देखो but sir, नॉलेज, if we are एक सेकंड मनोज, एक सेकंड, केतन का भी डाउट क्लियर कर लें, फिर आई विल टेल यू। केतन देखो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 7 बजे चेयर रखिए सेकंड फ्लोर पे, समझ में आ रहा है? नीचे गया, चेयर गायब हो गई ऊपर से, तो मैं 12 बजे बोल रहा हूँ कि 7 बजे चेयर ऊपर रखिए, तो दैट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब दैट विल बी अ गुड स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है? दैट विल बी एक सत्य स्टेटमेंट हो गया वो। 7 बजे वो चीज सही थी, पर वो 7 बजे उस चीज के अंदर चेंज हो गया, 12 बजे उस चीज के अंदर चेंज हो गया, समझ में आ रहा है? नॉलेज एब्सोल्यूट है, हम देखिए नॉलेज इज एब्सोल्यूट, पर वो हमें नहीं पता। तीर्थंकर को जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट है, उनको एब्सोल्यूटली पता है। हमें तो क्या है, हमें तो आधी अधूरी नॉलेज पता है, क्योंकि हम आधे अधूरे, हमारे ज्ञान आधा अधूरा है, हमारी आंखें आधू, उनके पास उस सब चीजों को लेने की कंडीशन है, पूरी नॉलेज को लेने का उनके पास पात्र है, तो पूरी नॉलेज को अपने अंदर ले सकते हैं। तो हम कुछ भी बोलेंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिवली बोल रहे हैं हम। तीर्थंकर जब कुछ बोलेंगे तो दैट इज एब्सोल्यूट। चेयर का एग्जांपल मैंने क्यों दिया? चेयर का एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बात तो यहाँ पर किसके बारे में होगी? नॉलेज। नॉलेज कौन सी नॉलेज होगी? ठीक है, जो मेटाफिजिकल नॉलेज होगी कि आत्मा क्या है, समझ में आ रहा है? तुम्हारी आत्मा को बद्ध फॉर्म में कैसे आता है, कर्म का क्या इफेक्ट पड़ता है, बंधन क्या होता है, मुक्त फॉर्म क्या होता है, समझ में आ रहा है? निर्जरा क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है आगे चलकर जो हम जैन फिलोसफी के अंदर, मतलब ये ऑर्डिनरी बीइंग के लिए बोल रहे हैं कि जो तुम बोलोगे ना
वो आधा अधूरा ही होगा। तीर्थंकर जो बोलेंगे दैट इज एब्सोल्यूट। अब इनको एग्जाम्पल तो यही देना पड़ेगा ना इस वर्ल्ड की थिंग्स का, जैसे चेयर का एग्जाम्पल दे दिया, इन्होंने पॉट का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो क्योंकि इस संसार के अंदर आपको ये तो पता है कि सब चीज बदल रही है, तो हर चीज बदल ही रही है। उस चीज को ये मानते हुए कि भाई जो चीज है उसके अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी, उस चीज को ना, उस चीज को उस तरह से बोलते हुए कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। तुम एक लिमिटेड बीइंग हो, तुम कुछ ही क्वालिटी के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो कुछ ही क्वालिटी के ऑब्जेक्ट को देख, ऑब्जेक्ट की कुछ ही क्वालिटी दे सकते हो, कुछ ही क्वालिटी देख सकते हो ना, तो कुछ ही बोलोगे तुम। तो ये बोलना हो कि भाई हमको पूरा ज्ञान नहीं है, हमको आधा अधूरा ज्ञान है, हम तो इस सर्कमस्टांसेस में पैदा होकर ये वाली जो ज्ञान लिया है हमने, ये वाला ज्ञान हमारे पास है। तो ये बोलने के लिए आपको इस सब कुछ ना बोल के शात वर्ड लगा देना। केतन, इज दिस क्लियर केतन? हाँ, अब मनोज बोलेंगे कुछ, मनोज So के I काफी। was just adding to the Ketan's point actually. So he was saying when we specify the coordinates like conditions, circumstances, time, space, so that answer come what say absolute, right? In that we need not to say Syat, ना, right? No? ना, ये समझो, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, दैट स्टेटमेंट इज व्हाट, उसको आप कैसे देखोगे कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है सर। वो स्टेटमेंट बुरा नहीं है, दुर्न्याय नहीं है, वो दुर्न्याय, बुरा स्टेटमेंट नहीं है वो, पार्शियल स्टेटमेंट नहीं है, यही बोल सकते हो। एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। एब्सोल्यूट तो कौन बोलेगा? Oh, तीर्थंकर। so ठीक in है, front of correct statement also we need to use Syat. हाँ, जब हम शात यूज कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे बोलो, जब हम शात यूज कर रहे हैं ना, देन वी आर यूजिंग करेक्ट स्टेटमेंट, देन वी आर यूजिंग न्याय स्टेटमेंट को न्याय बोलते हो, और पार्शियल स्टेटमेंट को दुर्न्याय बोलते हैं। और जो तीर्थंकर बोलते हैं ना, दैट इज एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं प्रमाण न्याय। ये आगे हम स्टेटमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। Okay. समझ में आया अब बात? Yes. अगर तुम पार्शियल स्टेटमेंट बोल रहे हो तो तुम मतलब दुर्न्याय की बात कर रहे हो। अगर तुम करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हो, मतलब शात लगाकर स्टेटमेंट बोल रहे हो, तो न्याय की बात कर रहे हो। अगर तीर्थंकर, ये भी पार्शियल है, ठीक है, ये भी मतलब तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से, पर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम पार्शियल ही बोल रहे हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं हो गया। तुम तो खुद मान गए इसमें कि हम पार्शियल बोल रहे हैं। भाई हमें नहीं पता, ऐसा ऐसा Hmm. जितना पता है ना उतना मैं बता रहा No, got it. हूँ। गॉट इट केतन? केतन को आया समझ में? ठीक है, और क्लियरिटी, अब देखो केतन ने क्वेश्चन पूछ लिया ना, इसलिए कईयों का डाउट क्लियर हो गया, मनोज का भी हो गया, हो सकता है श्रुति को भी नहीं आ रहा उसका भी हो गया, अनुज को नहीं आ रहा उसका भी हो गया। तो इट्स गुड टू आस्क डाउट, खुद के लिए नहीं तो फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, ग्रेटर गुड के लिए। सर ये स्यात और नया वर्ड करेक्ट स्टेटमेंट के लिए दोनों यूज हो रहे हैं? नहीं, अब समझो, अभी स्टेटमेंट थ्योरी का अंदर ये समझो, देखो अब मैं स्टेटमेंट थ्योरी आपको समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट को ये बोलते हैं न्याय, है ना, न्याय। कोई भी स्टेटमेंट होगा न्याय। मान लो एक पर्सन है, उसने स्टेटमेंट बोल दी कि चेयर एग्जिस्ट, ठीक है, चेयर एग्जिस्ट कर रहे, तो इसको बोला जाएगा कि इसने जो स्टेटमेंट बोला है ना, इसने सब सर्कमस्टांसेस कंसीडर करके नहीं बोला, शात लगा के नहीं बोला, तो दुर्न्याय होगी। ठीक है, एक पर्सन ऐसे बोलेगा चेयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसने भी शात लगाकर नहीं बोला, तो ये भी दुर्न्याय हो गया। एक की पिटाई पड़ चुकी थी मम्मी से, उसने बोला चेयर, शात चेयर एग्जिस्ट, ये जो हो गया दैट इज न्याय। इसमें आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरी नॉलेज रिलेटिव है, तो ये तो एब्सोल्यूट तो नहीं हुआ ना। आई होप दिस इज क्लियर।
केतन? यस सर। एक तीर्थंकर ने बोला, कुछ नॉलेज दी तीर्थंकर, तीर्थंकर जो भी बोलेगा वो क्या हो जाएगा, इनके हिसाब से वो प्रमाणित है, प्रमाण्य, गुरुजी ने बोल दिया। इनके हिसाब से तीर्थंकर जो है ना, उनको सारी नॉलेज है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, क्या है क्या नहीं है, सब नॉलेज, वो होगा प्रमाण्य। ठीक है बच्चों, तो हमको दुर्नय नहीं बोलना चाहिए, हमको न्याय बोलना चाहिए। हम प्रमाण्य तो हम बोल ही नहीं सकते, तो हमारी कैपेसिटी नहीं है ना भाई, हम एब्सोल्यूट तो बोल ही नहीं सकते हैं ना, हमारे पास नॉलेज तो रिलेटिव ही है ना, हम खुद रिलेटिव हैं तो नॉलेज रिलेटिव है, बट तीर्थंकर तो खुद एब्सोल्यूट है, इसलिए उनकी नॉलेज, जो महावीर जैन बोलेंगे, उनकी नॉलेज तो प्रमाण्य है। ठीक है, अब बताओ केतन, कोई भी डाउट है छोटा सा भाई, प्लीज आस्क। क्लियर है सर। क्लियर है? मनोज आपको क्लियर है? यस सर। श्रुति को क्लियर है? श्रुति, अनुज, फरीहा, अंजलि पंवार, अंजलि गोयल, संध्या, आप सब बच्चों को क्लियर है? सब चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। सर मोनिका, हाँ एक मिनट फरिया, हाँ फरिया बोले। सर अगर शात लगाकर बोले तब भी वो स्टेटमेंट रॉन्ग? स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, तब तो वो स्टेटमेंट को करेक्ट स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं, पर दैट इज कंप्लीट नॉलेज उसके अंदर नहीं है, वो रिलेटिव है, रॉन्ग नहीं है, वो तो करेक्ट हो गया। रॉन्ग तो जब होगा जब शात नहीं लगाकर बोलोगे, करेक्ट है पर एब्सोल्यूट अच्छा। नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि हमें बिल्कुल सत्य, जितना मैंने कहा ना, जितना आपको नॉलेज है उसमें उतना अच्छा आंसर लिखा है। एक मैंने बोला जितना आपको नॉलेज उसमें आपने बुरा आंसर लिखा है, दोनों में फर्क है ना। जितना आपको नॉलेज है उसमें तुमने ठीक बोल दिया। हम्म। एक मैंने बोला कि पूरा तो तुम लिख भी नहीं पाओगे अभी, क्यों? क्योंकि तुमने अभी एक 70% ही चार वाक पढ़ा है, पर जितना तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से अच्छा लिखा है, ऐसे बोलता हूं मैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक तरह से शात बोलने का तरीका है। ये मैं तुमको, तुम्हारे आंसर को एब्सोल्यूट आंसर नहीं बोल रहा, परफेक्ट आंसर नहीं बोल रहा। जिस दिन परफेक्ट आंसर बोल दूंगा ना, उस दिन मतलब तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, तुम्हारे पास सारी नॉलेज आ गई है, एब्सोल्यूट नॉलेज आ गई है, और फिर तुम आंसर लिख रहे हो, और फिर तुमने कोई गलती नहीं करी। मतलब सर एब्सोल्यूट सिर्फ तीर्थंकर? हाँ, एब्सोल्यूट सिर्फ तीर्थंकर ही बोल पाएंगे। तुम तीर्थंकर कब बनोगे? जब तुम पूरी इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ लोगे, तब जाकर तुम एब्सोल्यूट लिख सकते हो। अभी तो ओके मुझे सर, ऐसे ही क्लियर है। बोलना पड़ेगा कि बच्चों देखो, लिखा तो आपने ठीक है, अच्छा लिखा है ना, बट तुमने एक लिमिटेड नॉलेज के अंदर ही लिखा है, अभी इसमें और एड ऑन कर लेना, ऐसे बोलते हैं ना, वैसा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये अभी थ्योरी अपन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट थ्योरी, वो तो आप लोग के अच्छे डाउट्स आ गए थे, बुरे डाउट नहीं है, बहुत अच्छे डाउट्स आए हैं, जिससे कि और क्लियरिटी आप लोगों को। ठीक है, तो आई एम टेकिंग ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आपस वापस से अपन करते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग इसके अंदर, डाउट के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर लिखिए। और सबको क्लियर है तो इट इज वेरी गुड, हर चीज को क्लियर करना है, कोई भी डाउट आपको घर पे लेकर नहीं जाना है। दिस इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई मजाक नहीं है, ऐसा डाउट नहीं रखना है आपको। ठीक है, चलो, तो जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, देन आई विल बी बैक।
चलिए आगे अपन चलते हैं अब इसी चीज को एक और एग्जांपल से आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल जैन फिलोसफी ने यूज करा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैन फिलोसफी का एक जनरल एग्जांपल है, जनरल कहानी है जिसको जैन फिलोसफी ने अपनी शादवाद के सिद्धांत को बताने के लिए यूज करा है। यू कैन राइट दिस इन द एग्जामिनेशन। कैसे लिखना है विल लेट यू नो। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 6 पर्सन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर 6 मैन है और 6 के 6 अंधे हैं, ब्लाइंड मैन। एक हाथी है, एलिफेंट। और ये 6 के 6 क्या है, अंधे लोग हैं। 6 ब्लाइंड मैन आर देयर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज नोन एज 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट स्टोरी। अब देखो ये आदमी जो है ना, इस ब्लाइंड मैन ने इसकी पूंछ पकड़ रखी है। इसने है ना, इसकी एक तरह से स्टोमक पे हाथ लगा रखा है। इसने देखो इसके पैर को पकड़ रखा है। इसने इसके ईयर को पकड़ रखा है। इसने इसकी सूंड को पकड़ रखा है। इसने इसके एक तरह से दांत को पकड़ रखा है। तो ये आदमी कहेगा अरे ये पता है क्या है, दिस इज रोप। ये एक रोप है। जिसने पूंछ पकड़ रखी है उसको लग रहा है कि ये एक रस्सी है। इसने इसके पेट पे हाथ लगा रहा है, इसको अरे रस्सी नहीं है ये, पागल मूर्ख, ये तो क्या है, दीवार है, वॉल है। इसने इसको पिलर को पकड़ रखा है, ये हंस रहा है बुरी तरह। ये बोल रहा है अरे मूर्खो, ये तो क्या है, इसने इसके पैर को पकड़ रखा है, ये तो एक पिलर है। ये बोल रहा है तुम सारे के सारे पागल हो गए। ये तो एक कान है, सॉरी कान पकड़ रखा है, ये तो एक फैन है। जैसे पंखा होता है ना, कान को पंखा, पुराने जमाने का। तो कान को, हाथी का कान उसको पंखे जैसा लगा। आई होप यू आर गेटिंग। ये कुछ और बोल रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही नुकीला सा कुछ चाकू टाइप का कुछ चीज है, पत्थर है ये तो। ये भी कुछ बोल रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप मुझे बताओ, ये आपस में लड़ना है। ये बोले पागल मूर्ख मत बनाओ सब, मेरे को पागल समझा है क्या, ये तो दीवार है। इसने रोप वाले का खून कर दिया, इसने इसका खून कर दिया। अब ये बताओ, ये देखो ऐसे ही हम है ना, ये पूरे अंधे हो गए, हम आधे अंधे हैं। आधे अंधे कैसे हैं सर, हमें कुछ तक ही दिखता है, कुछ दूरी तक ही दिखता है, इसको बिल्कुल नहीं दिखता है। हम एब्सोल्यूट, अगर हम देखें एब्सोल्यूटनेस के अंदर अगर हम देख सकते, तो हम यहाँ पे खड़े होके दिल्ली में क्या चीज हो रही है वो देख लेते। समझ में आ रहा है। तो सबसे ऊपर वाली छत पे चढ़ते और देखते दिल्ली की साइड मुंह करके, अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी ये कर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है। तो ये पूरा अंधा है, हम आधे अंधे हैं, बस बात तो इतनी है ना। समझ हम भी दीवार ही रहे हैं किसी चीज को जो कि दीवार नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या है, ऑल देयर स्टेटमेंट्स आर पार्शियल। अगर ये ऐसे बोले कि भाई हम तो अंधे हैं, हमें कोई ऐसी चीज दिख रही है, एक ऐसी चीज हमको महसूस कर रहे हैं हम, जो कि वॉल जैसी है, हो सकता है ये वॉल ना हो। इस सर्कमस्टांसेस, इस कंडीशन में जब हम अंधे हैं, जब हम ऐसा है, जब हम देख नहीं पा रहे, तो हमको ये कर रहा है। और मेरे ही बगल में जो पर्सन खड़ा है उसको पिलर लग रहा है, तो इसकी बात मानते हैं। दूसरा बोल रहा है मेरे बगल में जो खड़ा है उसको वॉल लग रही है। ये कंडीशन बता रहा है ना, सर्कमस्टांसेस बता रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है शादवाद का। तो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया। अब किया गया तो एक्सप्लेन्स नहीं आएगा, एक्सप्लेन्ड आएगा। ये एक्सप्लेन हो चुका है कॉन्सेप्ट। तो जैन एक्सप्लेन शादवाद विद, क्योंकि एक स्टोरी है ना, एक इंसिडेंट। In this analogy, 6 blind men touch an elephant and give different interpretation. One who touched ears considered it as a fan. Similarly, one who touched legs considered it as a pillar. ये कहानी हुई है किसी जमाने में, right? One who touched the side said the animal was like wall. 6 quarreled among themselves, each one asserting that, सब कह रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, ये वॉल ही है। तब ऐसे बोलने लग जाओगे ना, तब गड़बड़ हो जाएगी। ये पिलर ही है,
ओनली लगा दिया इन्होंने। वही चारवाक की बात है। चारवाक कैसे बोल देता है ना, परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, बाकी का आई डोंट नो यार। पर नहीं भाई, चारवाक को तो बस पंगे लेने थे। परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अब रिफ्यूट करूंगा मैं इन्फेरेंस को, कंपैरिजन को, टेस्टिमनी को, तब दिक्कत आती है। ठीक है, अगर बोलता ना शाद परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, एवरीथिंग विल बी राइट, कोई उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करता। ठीक है यार, आधा अधूरा ज्ञान है, बोल रहा है, खुद ही मान के चल रहा है कि मेरा ज्ञान आधा अधूरा है, कंडीशनल है, रिलेटिव है। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे आप सबको क्लियर रखना है इसके लिए। तो यहाँ पर देखो, 6 blind men टच डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एलिफेंट एंड डिस्क्राइब इट बेस्ड ऑन व्हाट दे फेल्ट। वन सेड इट वाज लाइक ए वॉल, अनदर रोप, अनदर ट्री एंड सो ऑन। ईच वाज पार्शियली डेड बट डिड नॉट सी द होल ट्रूथ। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में ये स्टोरी लिख सकते हो। या फिर ऐसे भी लिख दोगे, 6 blind men, इन द स्टोरी ऑफ 6 blind men एंड एलिफेंट, वन सेड इट वाज वॉल, अनदर सेड इट इज एन रोप। ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो। पूरा डिस्क्राइब नहीं करना, वो तो मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तो पूरा होना चाहिए आपको। आंसर नहीं लिख रहे तो नोट्स बना रहे हैं, आंसर अलग तरह से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखा जाता है। तो हम क्या समझ गए, एवरीथिंग एग्जिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स ओन सब्सटेंस, स्पेस, टाइम एंड फॉर्म, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अदर सब्सटेंस, स्पेस, टाइम एंड फॉर्म। दूसरे सब्सटेंस की स्पेस, टाइम एंड फॉर्म अलग हो जाएगी, एक सब्सटेंस की स्पेस एंड टाइम फॉर्म अलग होगी। तो हर एक अपने हिसाब से उसको बोलेगा, ए कहीं खड़ा है, बी कहीं खड़ा है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो अब जब देखो, व्हेन वी से दिस टेबल एग्जिस्ट, we cannot mean that this table exists absolutely or unconditionally. Our knowledge of table is necessarily relative. टेबल की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउट ऑफ विच वी कैन नो ओनली सम। टेबल एग्जिस्ट इन इटसेल्फ एज एन एब्सोल्युटली रियल एंड इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स रियलिटीज। ओनली आवर नॉलेज इज रिलेटिव, हमारी नॉलेज रिलेटिव है। ऐसा नहीं कि नॉलेज रिलेटिव, ऐसा नहीं, हमारी नॉलेज रिलेटिव। इनके ऊपर कमेंट पता है क्या आएगा, ये कहेंगे भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं जैन वाले, क्रिटिसिज्म। ये तो बता ही नहीं पा रहे कोई चीज है कि नहीं है, ये तो बोल रहे शाद लगा रहे हैं हर चीज में। है बोलते हैं जब भी शाद लगाकर बोलते हैं, नहीं है बोलते हैं जब भी शाद लगाकर बोलते हैं। तो ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं कि नॉलेज क्या है। ये तो नॉलेज को ही एक तरह से क्या कर रहे हैं, स्केप्टिसिज्म, संशय कर रहे हैं नॉलेज के ऊपर ही। संशयवाद की फिलॉसफी आ गई। तो अभी आगे चलकर अपन उसको पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस शाद वर्ड को यूज करके, शाद वर्ड को यूज करके उन्होंने एक 7 स्टेटमेंट बना दी। शाद शाद वर्ड को यूज, अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। 7 स्टेटमेंट बना दी कि जब तुम ऐसे बोल रहा हो ना कि टेबल है तो ऐसे बोलना, टेबल नहीं है तो ऐसे बोलना, टेबल है नहीं है तो ऐसे बोलना। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसी चीज को अपन बोलेंगे सप्त भंगी न्याय। भंगी का मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव, 7 पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को 7 तरीके से बोला जा सकता है, शात लगाकर। कोई स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, तो उनको अलग अलग बोले। कोई अफर्मेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ये कैसे होता है। कोई इनडिस्क्राइबेबल होगा, ये कैसे होता है। किसी को हम बोल नहीं पाएंगे, शात अस्ति अवक्तव्यम, शात नस्ति अवक्तव्यम। जो है शाद अस्ति, जो नहीं है शाद नास्ति, जो है भी और नहीं भी है, ये कैसे होता है सर, बताएंगे। शाद अस्ति नस्ति, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, शाद अस्ति अवक्तव्यम, शाद नस्ति अवक्तव्यम, शाद अस्ति नस्ति अवक्तव्यम। 7 स्टेटमेंट बनाएंगे। बट अभी के लिए आप लोग इतना ही इसको समझे, अभी इसके ऊपर ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। समझ में आ रहा है? फिर बाकी की चीजें जो होंगी वो कल अपन पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज
फिर आप हो सकते हैं कंफ्यूज। कितना पढ़ा रहे हैं आपको, आई नो। अब आपने यहाँ तक पढ़ लिया ना, इस चीज को सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, फिर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ। आज के लिए आपकी पुरानी बुकलेट वाले क्वेश्चन है ना, वो ही आपको सॉल्व करना है। पूरी बुकलेट आज आपको सॉल्व करनी है 4 बार। देखो बच्चों, कोई बच्चा 6 बजे दे रहा है, कोई बजे 5 बजे, एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को प्रिंट निकलवाने पड़ रहे हैं। तो मैं अब ऐसा नहीं हर 5 मिनट में शॉप पर जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझो कि आप एक टाइम डिसाइड कर लो, जैसे कि सर हम आपको 12 बजे कॉपी दे देंगे, 12 PM से पहले सब बच्चे मुझे कॉपी दे। 12 PM से पहले जिसकी बुकलेट आ जाएगी उसकी बुकलेट में चेक कर दूंगा, अदरवाइज यू हैव टू वेट। दूसरे की भी कर दूंगा पर आपको फिर वेट करना। जैसे अभी ये मनिंजा अंसारी है, उनकी कॉपी आ गई है, पूरी बुकलेट लिख कर दे दी उसने एक साथ में, है ना। एक ऐसे ही तुम भी अपनी बुकलेट, जो क्वेश्चन तुमने लिख लिए दैट इज फाइन, जो आपके चेक हो गए दैट इज फाइन, जो नहीं चेक हुए उसको एक ही पीडीएफ में बनाकर दो। जैसे मान लो अभी अनुज की कॉपी चेक नहीं हुई है ना, तो अनुज एक काम करना, वो जो 2 क्वेश्चन थे ना, वो भी उसमें बुकलेट में ही बनाकर दे दो, मैं एक साथ ही प्रिंट निकलवा लूँ, है ना। थोड़ा सा मेरे को ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आ रही हैं, इसको प्लीज आप लोग प्लीज हेल्प करें मेरी इसके अंदर सॉर्ट आउट करने में, है ना। तो 12 PM से पहले, है ना, सब अपनी कॉपी दे दो। एक ही के अंदर दे दोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। या फिर चलो, तुम्हारा तो प्रिंट निकल गया है, प्रिंट निकलवा लिया अनुज, तुम रहने देना, ठीक है। अनुज और अंजलि, जो अभी तक का छोड़ो, अभी तक तो जो बचा हुआ है ना उसको आप लिख दो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। जो बचे हुए क्वेश्चन है उनका एक पीडीएफ बनाकर मेरे को दे दो, एक सिंगल पीडीएफ बनाकर दे दो, ऐसे नहीं एक क्वेश्चन लिख दिया एक भेज दिया, ऐसा नहीं, सिंगल पीडीएफ बनाकर मेरे को दे दो, जो भी बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक के तो मैंने निकलवा लिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा ये मेरे लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो जाएगा, राइट, है ना। मेरा टाइम बच जाएगा, अब मेरा टाइम बचेगा तो दैट इज गुड फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। मैं ज्यादा अच्छे से चीजें पढ़ा पाऊंगा। तो आप ये चीज आप मेरे साथ मेरे लिए कर देंगे प्लीज, है ना। 12 बजे से पहले आप सभी बच्चे बुकलेट दे दें। 12 बजे से बाद में कोई दे रहा है तो उसका फिर थोड़ा सा अगले दिन चेक होएगा, 2 दिन बाद चेक होगा, इस तरह से। और सभी पीडीएफ में दें प्लीज, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट। सभी पूरी दें, कई एक एक पेज दे रहे हैं। अब एक पेज दे रहे हैं, मेरे को लगता है कि मैंने प्रिंट फिर देखता हूँ मेल पे तो एक ही पेज है। अच्छे से दो भाई, है ना। एक पीडीएफ ही तो देने को बोल रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। चलो ठीक है, सीख जाओगे, 1-2 दिन के अंदर सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, पर सीख जाओ। तो एक साथ पीडीएफ दे दो मेरे को, तो जिससे कि मैं उसको चेक कर दूं, ठीक है। बड़ा मजा आ रहा है मेरे को कॉपीज चेक करने में आपकी, ठीक है। अच्छी कॉपीज लिख रहे हैं, 2-3 बच्चे तो काफी अच्छी लिख रहे हैं, 2-3 बच्चे अच्छी लिखने लग जाएंगे, ठीक है। राइट, आंसर राइटिंग ऐसे धीरे धीरे डेवलप होती है। हो सकता है कि वो बच्चे जो अच्छी कॉपी लिख रहे हैं वो कभी किसी जमाने में बहुत खराब कॉपी लिखते होंगे, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सबको लिखना नहीं छोड़ना है। पर कल की हम आंसर राइटिंग की क्लास रख लेते हैं, आंसर राइटिंग की क्लास प्लस कुछ कॉन्सेप्ट, ये सप्तभंगी न्याय और उसका क्रिटिसिज्म हम समझ लेंगे, राइट। कल की क्लास में इस तरह से कर लेंगे। तो आंसर राइटिंग के अंदर पूरा का पूरा कल की क्लास सभी बच्चे लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आई विल लेट यू नो ईच एंड निटी ग्रिटीज ऑफ आंसर राइटिंग, है ना, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आंसर राइटिंग आई विल लेट यू नो। वो आपके और भी सब्जेक्ट्स में काम आएंगी, पर फिलोसफी के अंदर थोड़ा अलग लिखना होता है, तो उसको फिलोसफी को जो बताऊंगा उसके साथ साथ मैं बताऊंगा हाँ भाई और सब्जेक्ट में तुम ये चीज कर सकते हो पर फिलोसफी में नहीं कर सकते, ऐसी चीज, ठीक है। हाँ सर, कंक्लूजन में थोड़ा डाउट आ रहा है। कंक्लूजन में, किसके कंक्लूजन में? मतलब क्वेश्चन लिखते टाइम इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट बन जा रहा है, लेकिन तब कंक्लूजन लिखने का टाइम है तो कंक्लूजन हाँ, समझ नहीं आ रहा। कल आपको सब समझ में आएगा, कल मैं आपको लिखकर बताऊंगा व्हाट शुड बी द कंक्लूजन ऑफ दिस आंसर, पर डोंट वरी। अभी तक मैं आपसे पर्सनली बात, ओके सर। कुछ स्टूडेंट से पर्सनली बात कर रहा हूँ जो चीजें समझ चुके हैं। आप लोगों से इसलिए नहीं करा क्योंकि इस क्लास का वेट कर रहा था। इस क्लास का अभी जब मेरी ये वाली क्लास हो जाएगी ना आंसर राइटिंग की, उसके बाद मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा सब स्टूडेंट से कि भाई बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी, तुमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। डोंट वरी संध्या, सब हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी फाइन। कल की क्लास अटेंड करने दो, उसके बाद मैं सबको पर्सनली कॉल करूंगा। इतने ही तो बच्चे हो, ठीक है, ज्यादा बच्चे तो है नहीं, तो आपको तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। आपके लिए तो मैं कितना, मतलब अगर मान लो क्लास में होते मतलब 50 बच्चे, तो देयर विल बी प्रॉब्लम, कैसे मैनेज करूं भाई। एक बच्चे से 1 मिनट भी बात करूं तो 1 घंटा तो चला गया। आप लोगों से तो मैं 10 मिनट 15 मिनट बात कर सकता हूँ, ठीक है। पीपीटी बनाते बनाते मैं बात कर लेता हूँ, राइट। तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता उसके लिए, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग को 100% पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, बिलीव मी। राइट, चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।